ज़रूर पार्टी मूड पे रहेंगे। एंड हम आपके पार्टी मूड को ज़्यादा रोकेंगे नहीं, हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा सेशन जो है बस 2 ही घंटे का रहेगा, 1 डेढ़ घंटे में मेन चीज़ रहेगी और बाद में फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन सबको क्लियर किया जाएगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई आप सबको ये सेशन ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। और आज का जो टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, दैट इज़ मेगावाट लेवल में लैंड एक्विजिशन एक बड़ी बात होती है। क्या होता है कि भाई मेगावाट लेवल में एकर्स में लैंड होती है, तो वो चीज़ लैंड कैसे होनी चाहिए, क्या क्या टाइटल्स क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनफैक्ट अगर हम टेक्निकल फिजिबिलिटी की तरफ से देखेंगे तो वो एक चीज़ होती है और एक लीगल टर्म्स भी होते हैं, लीगल क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होता है। क्या होता है कि बाद में हम लॉयर लॉयर ना खेलते बैठे हैं तो हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इस टॉपिक के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले मैं बस आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहूँगा कि भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं। जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपने चैट बॉक्स में लिख दें AV क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, तो हम अपने सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लैंड एक्विजिशन फॉर मेगावाट लेवल सोलर प्रोजेक्ट्स, उसको पूरा क्लियर डिफाइन करेंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त हमारे साथ अभी लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, स्वामी अमन जी, सोलर की पाठशाला, संजय साहब, हाँ स्वामी अमन जी, बस यही है कि भाई आप हमें एक बार क्लियर कर दीजिए कि भाई हमारी आवाज़ आ रही है या नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर। एंड हमारे साथ जो दोस्त हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं उनसे भी यही। चलो अंकुली कुलकर्णी जो हमारे साथ अभी लिंक्डइन पे है, थैंक यू अंकुली। एंड अरे वाह ठाकुर यश जी, थैंक यू। SNP क्लियर SNP क्लियर एक्चुअली लगता है ऑडियो वीडियो की जगह उन्होंने लिख दिया है साउंड एंड पिक्चर क्लियर। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हम हर संडे को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक करते हैं, जहाँ पे हम उस हफ्ते में हुई नई जो घटनाएं हैं, पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस क्या नया आया है, उस सब के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और हमारे साथ हर हफ्ते एक ना एक गेस्ट आते हैं और वो उस टॉपिक के ऊपर या जो उस हफ्ते जो आप लोगों ने डिमांड की होती है उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो लोग भी अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं एज ए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या जॉब में, तो उन सब से यही एक गुजारिश रहती है कि भाई आप इस इंडस्ट्री में आएँ, बहुत अच्छा स्कोप है आगे आने वाले 10, 15 या 20 साल, या कहते हैं कि भाई आगे आने वाले जो सेंचुरी है उसमें एनर्जी की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। और हम ब्लेस्ड हैं, ऑलमोस्ट 300 टू 330 डेज़, यानी कि हमारा इंडिया में किसी भी कोने में चली जाइए आपको 300 से 330 दिन तक क्लियर सनशाइन मिलेगी और आप उस एनर्जी का यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ आपको अपनी सिस्टम को समझना होता है, कुछ पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस होते हैं उसको समझना होता है, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। चलिए वंस अगेन सिलीगुड़ी सोलर स्टेशन, अरे वाह वेरी गुड, प्रकाश भाई वेलकम, वीरेंद्र प्रसाद जी वेलकम, केतन बुराट जी वेलकम, संजय शाह ऑर्नेट सोलर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू। एंड कुछ हमारे दोस्त इससे भी जुड़े हुए हैं लिंक्डइन में, बहुत सारे हैं। विक्रम गोंडलिया जी वेलकम, एंड आमीन खान साहब, क्या है कियाफतुल्ला कैफित, सर अगर मैं नाम स्पेल करने में कहीं गलती कर लूँ तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। हम बाकी नाम पढ़ लेते हैं, कियाफतुल्ला है या कैफितुल्ला, कैसे स्पेल करते हैं उसमें शायद गलती हो सकती है, लेकिन आमीन खान तो है कंफर्म। गुड मॉर्निंग है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ वही बता रहा था कि भाई जिन लोगों को अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना है तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हमारा आईगो ग्रीन एकेडमी जो हमारी जो नया सेटअप हुआ है उसका हम फर्स्ट बैच 4 जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस, एप्लीकेशन, प्रोडक्ट्स, लॉज, हाँ, किलोवाट से मेगावाट, ओपन एक्सेस, कैप्टिव, ग्रुप कैप्टिव, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ रखा है। और ये टोटल 200 आवर्स का पूरा
ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे शाम को 7 से 9 बजे तक होगा, सो दैट आप जितने भी कोई काम भी कर रहे हैं, वर्किंग क्लास में हैं, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हाँ, ये सब आप जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है, दैट इज़ igrowgreen.in। आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके बाकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो पहली बात तो सर, मैं राज सर आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और जानकारी देने के लिए राज़ी हुए। वेलकम टू सोलर इज़ माई पैशन सर। Thank you so much, Ajit ji. Thank you for inviting me. Look forward to interacting with you. जी, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राज सर के साथ हम कुछ क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी जिस तरीके से मैंने ये पेपर पेंसिल और ये ले रखा है, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि भी आप अपनी तरफ एक पेन और एक कॉपी, हाँ पेपर पेंसिल तो है, पेपर पेंसिल जो भी मिल जाए आप लेके रख लीजिए, सो दैट जो भी राज सर हमें बताएंगे उसका आप नोट डाउन कर लीजिए। और आपको अगर मन में कोई क्वेश्चन होगा या कोई डाउट होगा तो वो राज सर आगे पहले क्लियर करेंगे। और ये टोटली इंटरैक्टिव सेशन है, आपके मन में जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो हमें मालूम है कि क्या इस संदर्भ में क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो हम एड्रेस करेंगे ही करेंगे, प्लस आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपके मन में भी कोई डाउट है, तो वो भी हम धीरे धीरे बीच बीच में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सर, राज सर, क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। Absolutely, please. रैपिड फायर राउंड तो नहीं, लेकिन ये एक एक मोटे मोटे क्वेश्चंस लेंगे कि अब अगर हम लॉज की बात करते हैं और सोलर सिस्टम्स में ये मेगावाट लेवल की बात करते हैं, तो ये लैंड लॉस की आखिर ज़रूरत हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब कि हमें ये जानने की क्यों ज़रूरत है, वाई लैंड लॉस हमें समझने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया सवाल है। लाइफ टाइम की सोलर प्रोफेशनल्स के लिए, आरई प्रोफेशनल के लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये अगले 10 साल का विंडो पीरियड है, वो अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये अवेलेबल है और ये कैसे अवेलेबल है। आप सोचिए, इंडिया 2 चैलेंजेस को फेस कर रहा है। एक तो नंबर 1 ग्लोबल चैलेंज है जो क्लाइमेट चेंज है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते हैं और बहुत सारे कमिटमेंट करके आते हैं। हमारा देश कमिटमेंट करके आता है कि हम इतनी ग्रीन हाउस गैसेस कम करेंगे, तो ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है हमारा। दूसरा एक और इशू है, जो इशू हमारी नजर में नहीं होता है, वो ये है 15 लाख करोड़ रुपए हमारे टैक्स पेयर का पैसा इन्वेस्ट होता है एनर्जी खरीदने में सर। हम बहुत सारे देशों को अमीर बना रहे हैं ये पैसा अपना जो फॉरेन एक्सचेंज देके। अगर हमें ये 2 सपने पूरे करने हैं, एक सपना क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया, तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना पड़ेगा। और अगर हमें डेवलप्ड इंडिया का सपना पूरा करना है, तो ये जो 15 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं एनर्जी खरीदने के लिए, वो रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें अपनी खुद की एनर्जी जनरेट करने के लिए। और इसका जो सोल्यूशन है, इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन का सॉल्यूशन, और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, जो हम 15 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। और एक डायरेक्टर ने पीएसयू के बहुत अच्छे से बताया था कि जो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वेद में, तो हमारे ऋग्वेद में अगर आप देखोगे तो अप्रिसिएशन ऑफ नेचर गॉड है। ऋग्वेद में आप क्या करते हो, जल देवता की अप्रिसिएशन करते हो, वायु देवता का अप्रिसिएशन करते हो, और सूर्य देवता का अप्रिसिएशन करते हो। आप ये बोलो, अगर जल देवता मतलब हाइड्रो एनर्जी, वायु देवता मतलब विंड एनर्जी, एंड सूर्य देवता मतलब सोलर एनर्जी, अगर इनसे आप कोई भी एनर्जी जनरेट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, पीढ़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गड्ढा खोद के पाताल लोक से कुछ भी निकाला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो क्लाइमेट चेंज होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, पॉल्यूशन होगा, और आप नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सॉल्यूशन हमें समझ में आ गया कि भैया हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सॉल्यूशन है। लेकिन एक इशू था, जितनी एनर्जी हमें चाहिए, क्या वो ये तीनों सोर्सेस कंप्लीट कर सकते हैं या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? यहां से एक रास्ता निकलता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कितना हमने टारगेट बनाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट बनाया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये बोलता हूं कि अगले 10 साल में, मतलब आज 2024 अब शुरू होने वाला है, 2034 तक
500 गीगावाट तो सोलर ही चाहिए हमें। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ सोलर चाहिए हमें 34 तक, 500 गीगावाट। अब अगर 500 गीगावाट का सिंपल हम कैलकुलेशन करें कि 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं, तो 500 गीगावाट अगर हम डालें तो 500 गीगावाट इंटू 1000 मेगावाट इंटू 5 एकड़। सो अगर आपको थर्मल पावर प्लांट लगाना है तो 1.2 एकर्स ऑफ लैंड चाहिए। तो 1 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट अगर आपको जनरेट करना है तो 1.2 एकर्स लैंड चाहिए। लेकिन अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो पहले 9 एकड़ था, वो धीरे 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 करके एवरेज आउट करके 5 एकड़ हो गया, अब 4 में पहुंच रहा है। ठीक है, पर एवरेज आप लगा लीजिए 5 एकड़ आपको जमीन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब स्टेशन और ओवर साइजिंग करनी पड़ती है। एक तरफ 1.2 एकर्स लैंड 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए, यहां पे एक तरफ 5 एकड़ लैंड 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए। ये कंपैरिजन भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो प्लांट लोड फैक्टर होता है थर्मल पावर प्लांट का, वो ऑलमोस्ट 80% होता है डिपेंडिंग ऑन साइज। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। 80% होता है प्लांट लोड फैक्टर। सोलर का प्लांट लोड फैक्टर एवरेज 20% होता है। तो अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझिए कि अगर जितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट 1 मेगावाट का जनरेट करता है, वहां 1 मेगावाट का जो सोलर प्लांट उससे 4 गुना कम करता है। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना है तो आपको 1 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने पड़ेंगे, तब आप इक्विवेलेंट होंगे थर्मल पावर प्लांट के। इसके लिए अगर कैलकुलेशन आपकी करी जाए, और इसके पहले एक चीज और बताते हैं, विंड भी हमने ऑप्शन, आपने बोला कि सर विंड भी तो ऑप्शन है, हाइड्रो भी ऑप्शन है। विंड और हाइड्रो परफेक्टली सॉल्यूशन नहीं दे सकते 500 गीगावाट का। उसका रीजन ये है कि विंड में जो हमारे पूरे इंडिया की कैपेसिटी है, अगर 50 मीटर की हाइट है तो सिर्फ 50 गीगावाट जनरेट कर सकते हैं हम लोग। हमें 500 गीगावाट की जरूरत है, लेकिन 50 अगर हाइट विंड सारा भी लग जाए तो 50 गीगावाट। अगर उसमें 80 मीटर्स की हाइट है तो 100 गीगावाट। अगर हम उसमें ऐड कर दें 80 मीटर की हाइट ऑफशोर तो 150 गीगावाट। अब 150 गीगावाट हम पूरा विंड भी लगा लें, तब भी हम वो 500 गीगावाट अचीव ही नहीं कर सकते। इसलिए विंड थोड़ा सा आउट है, इट इज अ साइड एक्टिविटी, वो करना चाहिए हमें, अच्छी बात है ये। सेकेंड, आप हाइड्रो पे आओ। हाइड्रो की पूरे हाइड्रो पोटेंशियल भी हम कर लें, बहुत डिफिकल्ट होता है पूरा हाइड्रो पोटेंशियल लगाना, अजीत जी। पर अगर उसका कर लें अगर आप, तब भी आप 50-60 गीगावाट से ज्यादा नहीं लगा सकते। तब भी आपको जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना है, इंडिया को एनर्जी सिक्योर करना, अचीव नहीं हो सकता। लेकिन सोलर में 1500 गीगावाट्स के लग सकते हैं प्लांट, प्रूव्ड स्टडी है इंडिया की। तो जो सॉल्यूशन है वो मिक्स है, हाइड्रो भी करना है, विंड भी करना है, लेकिन सोलर सबसे ज्यादा करना है। इसलिए अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। 500 गीगावाट अगर हमें करना है, मैं अभी इंटू 4 की बात ही नहीं कर रहा, तो इंटू 1000 मेगावाट इंटू 5 एकर्स, दैट मीन्स 2.5 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड। 25 लाख एकड़ लैंड हमें अभी अगले 10 साल में एक्वायर करना है। ये अपॉर्चुनिटी बनाता है सोलर इंजीनियर, सोलर प्रोफेशनल, सोलर के लोग जो काम कर रहे हैं और जो सोलर में नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बनाता है। अगर आप लैंड एक्विजिशन में एक्सपर्ट हो गए तो आप यू विल बिकम हाईली इंप्लॉयबल। भाई अगर लैंड सोलर का हेड हूं या सोलर कंपनी का मालिक हूं, मैं क्या देखूंगा उसमें कि लैंड एक्विजिशन आता है तो यू बिकम हाईली इंप्लॉयबल, यू बिकम मोस्ट वैल्यूएबल, यू बिकम केपेबल ऑफ लीडरशिप पोजीशन। सो ये इंपॉर्टेंस है। इफ यू वांट टू बिकम फ्यूचर रेडी, learn land laws. If you want to work in solar, you will add value. So hope I have answered the question. जी Back सर, to you. डेफिनेटली सर। और ये जो आपने बीच में पूरा इस पूरे सिस्टम को आपने बखूबी तरीके से जो समझाया, हाँ, वो तो एकदम नायाब है। एंड इनफैक्ट मेरे तो अब इतने साल के करियर में हमने अब तो सिर्फ सोलर ही सोलर है, और मैं तो इतना बोलता हूँ कि भाई आपको कुछ भी चलाना है, यस हाँ, सोलर से हो जाएगा। एंड हम वी आर ब्लेस्ड, हाँ, हम जिस एरिया में है, हमारा देश जिस लाइन के पास में है वहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 300 से 330 दिन क्लियर सनशाइन अवेलेबल है। और हम किसी भी कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, कहीं पे भी आपको सिस्टम लगा लेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना सिस्टम बना के, सिस्टम लगा के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, जो कि हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट्स और
विंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या है कि भाई अगर मेरे को सिर्फ 2 बल्ब जलाने हैं तो मैं विंड एंड हाइड्रो एंड ये सब का सपने में भी नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सब मेगावाट्स एंड तब जाके उनका गणित होता है और उनका जो कैलकुलेशन होता है दैट इज़ इन क्रोर्स है। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाई जो हम अभी एम एस सी डी सी एल या डिस्कॉम से ले रहे हैं, दैट इज़ एक बहुत बड़े ट्रेन में हमने सिर्फ एक टिकट खरीदी और हमने उनके सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, यस। हम ट्रेन नहीं खरीद रहे हैं। तो आप ये है कि भाई लेकिन सोलर से आप ऐसी चीज़ खरीद रहे हो कि भाई अपना 2 व्हीलर तो खरीद लिया आपने, अपना 4 व्हीलर तो खरीद लिया, जब चाहे किक मारो निकालो गाड़ी बाहर, आगे आप जहाँ जाना चाहते तो ये एक दिमाग में एक परसेप्शन है कि भाई एक वहाँ पे हम सर्विस कॉस्ट दे रहे हैं जो कि 2 रुपये 4 रुपये या 7 रुपये, आज की डेट में 7 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, दैट इज़ ए सर्विस चार्ज। और यहाँ पे आप अपना खुद का पावर प्लांट खड़ा कर रहे हो। चलिए बहुत सही बात आती है सर। अब यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप आ जाता है कि भाई आप अगर इस चीज़ में महारत हासिल करते हो कि भाई लैंड एक्विजिशन और इन सब में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, तो आधे से ज़्यादा दिमागी जो परेशानियां हैं वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि एज एन इंडिविजुअल तो हमें ये मालूम है कि भाई देर इज़ ए स्कोप, बट अब वहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई जो कंपनीज इस सेगमेंट में काम कर रही हैं तो क्या उनको भी इसके ऊपर एक अलग से एक डोमेन रखना चाहिए कि भाई ये उनको भी जानना ज़रूरी है? बिल्कुल। सो इंडिविजुअल्स के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये हमने कैलकुलेशन से समझ लिया, सिंपल। लेकिन कंपनी, आप एक चीज समझिए कि एक जो इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहा है अपना सोलर प्लांट बनाने के लिए, या कंपनी है जो ओनर है कंपनी का, या जो आपका सीईओ है, एमडी, अगर आप प्रोफेशनल है जो वर्क कर रहे हैं किसी सोलर कंपनी में, आप ये बताइए कि वो जो सीईओ है वो क्या सोचता है, या वो जो इन्वेस्टर है जो पैसे लगा रहा है, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहा है या लोन लेके पैसे लगा रहा है, वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको सिंपल बताता हूं। वो आपसे एक्सपेक्ट 3 चीजें करता है: मेक माई प्रोजेक्ट बैंकेबल, मेक माई प्रोजेक्ट रिस्क फ्री, सोलर प्रोजेक्ट रिस्क फ्री, थर्ड, मेक माई सोलर प्रोजेक्ट ट्रांजैक्शन रेडी। इसका मतलब ये है, वो ये बोलता है कि भाई आपको मैंने काम दिया है मेरा सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, क्योंकि मैं पैसे लगा रहा हूं, आप अपना स्वेट दे रहे हैं, आप मेरे प्रोजेक्ट को बैंकेबल बनाइए, मतलब कोई भी लोन अगर चाहिए मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए तो वो मिल जाए, अवेलेबल हो फंडिंग। सेकेंड, वो ये बोलता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट को रिस्क फ्री बनाइए, ऐसा ना हो कि मेरे अगेंस्ट कोई डायरेक्ट नोटिस आ जाए या लीगल एक्शन हो जाए तो भाई मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरी कंपनी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरी, उसकी एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि प्लीज मेक माई प्रोजेक्ट ट्रांजेक्शन रेडी, मतलब ऐसा है मैं अगर कल बेचना चाहूं उस प्रोजेक्ट को तो मैं बेच सकूं, कोई मतलब मेरे को अड़चन ना आए। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स मन में होते हैं। अब सोलर के केस में सोलर की टेक्नोलॉजी तो स्टैंडर्ड है। अगर बैंक को कोई लोन देना है, अगर कोई बंदा बैंक के पास जाएगा लोन देने, वो बोलेगा भैया मेरे को पैनल मत दो, पैनल तो जिस दिन लगे वो 30% 40% कम हो गई कॉस्ट उसकी। वो बोलेगा भैया मेरे को लैंड के डॉक्यूमेंट दो भैया, क्योंकि यहां पे डिफरेंस है। थर्मल में 1 मेगावाट है, यहाँ पे 1 एकड़ है, वहां पे 5 एकड़ है। और सोलर की जो टेक्नोलॉजी वो स्टैंडर्ड है, वो आप खरीदते हैं पैनल्स, उसको स्टैंडर्ड लगा देते हैं अपना स्किल से। तो लैंड अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लोन देना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को लोन देना है, पीटीसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लोन देना है, या फिर पीएनबी या किसी शेड्यूल्ड बैंक को या वर्ल्ड बैंक को लोन देना है, या किसी इंडिविजुअल को आपको इन्वेस्ट करना है, वो क्या बोलेगा आपसे? प्लीज गिव मी द लैंड डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले बैंकेबल बनाने के लिए आपको लैंड, कंपनीज को लैंड समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन रेडी, अगर कोई खरीद रहा है प्रोजेक्ट को, सोलर प्रोजेक्ट, तो वो बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट से, बाकी कंपनी के डॉक्यूमेंट छोड़ के, कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में डी लाइसेंस्ड है, तो वो बोलेगा लाइसेंस ही, जब जब डी लाइसेंस्ड है तो लाइसेंस में क्या मांगू, फ्री है वो तो। आप मुझे लैंड के कागज दो। अगर आपका 15 साल भी पुराना प्रोजेक्ट हो जाए, अगर मुझे रीपर्पसिंग करनी है या रीपावरिंग करनी है, नए पैनल्स लगाने, वो लैंड की बात करेगा। तो वो भी ट्रांजैक्शन रेडी तभी होगा प्रोजेक्ट जब आपका लैंड रिकॉर्ड कंप्लीट हो और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। रिस्क फ्री, सबसे बड़ा रिस्क, अगर कोई मुझसे फॉरेन से आता है और बोलता है इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सर आपने भी बता दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आप बोलो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, मैं बोलूंगा सबसे बड़ा रिस्क इंडिया में लैंड है।
और क्यों है रिस्क? रिस्क इसलिए है क्योंकि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो लैंड है, भूमि है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पाले में। अब जैसे ही वो स्टेट गवर्नमेंट के पाले में हो जाती है तो इंडिया यूरोप बन जाता है। इसका मतलब यू आर डीलिंग विद 28-29 कंट्रीज। हर स्टेट को राइट है वो अपना लैंड लॉ अलग बना दे। अजीत जी, बिल्कुल परफेक्ट राइट है। थोड़े थोड़े सिमिलर है, अलग है, पर आप वैसे भी देख लो, अगर आप कंपेयर करोगे तो सारे स्टेट्स के लॉज अलग 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 हैं। सिक्किम का अलग लॉ है, गुजरात का अलग लॉ है, तमिलनाडु का अलग है। तो सबसे बड़ा रिस्क लैंड है। और अगर डी रिस्क करनी है, वो बोल रहा है क्या है उसकी एक्सपेक्टेशन, बैंकेबल बना दो, रिस्क फ्री बना दो, ट्रांजैक्शन रेडी बना दो। अगर रिस्क फ्री बनाना है तो कैसे? फर्स्ट स्टेप क्या है? लैंड। तो इसीलिए कंपनी के लिए भी ये जरूरी है कि आप प्रोजेक्ट्स में लैंड लॉस की ट्रेनिंग दें अपने इंप्लॉइज को या अपने टीम मेंबर्स को, या जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं इंजीनियर्स से, कि उनको एक लैंड लॉस की ट्रेनिंग दें। और क्योंकि इसमें फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और डबल सेलिंग होती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वी ये विल फ्रॉड एंड ये सब की भी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को हम लेंगे। बट यहाँ जी पे अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे जो हम जो लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो ये दोनों हम एक एक करके आपसे पूछेंगे। बट यहाँ पे जो लैंड की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको बिना बोले देखनी ही देखनी है। क्या है कि भाई जो हम योजनाओं और हम जो डिस्कॉम के वेबसाइट्स पे जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक लिखा होता है कि भाई लैंड आप जो ले रहे हो उसमें कुछ चीज़ें, चार पांच चीज़ें होती हैं। वो चार पांच चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अपने दर्शकों को, एंड फिर हम राज सर से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी लेंगे। तो जो डिस्कॉम्स की जो वेबसाइट है उसमें या जो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भाई जो लैंड होनी चाहिए, पहली बात तो हमें मालूम है कि भाई 1 मेगावाट 5 एकर्स कोई दिक्कत नहीं है। उतना तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे कई चीज़ें देखनी होती है। दूसरी बात ये होती है कि भाई वो जो लैंड है वो आपका जो नियरेस्ट सब स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में हो। क्या है कि भाई देर इज़ ए टर्म कॉल्ड ट्रांसमिशन लॉस एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट। ऐसा है कि भाई आपने 25 किलोमीटर दूर रख दिया और वहाँ से लाने ले जाने में ही लंबा खर्चा हो गया, और ट्रांसमिशन लॉस भी हो रहा है, ट्रांसमिशन कॉस्ट भी हो रहा है। ये दोनों फैक्टर्स भी दिखे जाते हैं। प्लस तीसरा ऐसा है कि भाई लैंड जो है वहाँ पे एक कई चीज़ें होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि भाई पथरीली ज़मीन हो, एकदम रेतीली ज़मीन हो, या पानी हो, या उसमें 25 खड्डे हो, या वो फॉरेस्ट की लैंड हो, 700 झाड़ लगे हो। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको एक लैंड एक्वायर करते वक्त देखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई कीमत। क्या है कि भाई सबसे कैलकुलेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाई किस कीमत में, क्योंकि आप जो बनाने जा रहे हो वो एक कमोडिटी है। मतलब कि आप वहाँ से बिजली बनाओगे, बिजली बना के उसको कहीं ना कहीं तो आप उसे सेल करोगे, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं ना कहीं आप उसको सेल करोगे। तो उसमें एक बड़ा चीज़ आ जाता है कि भाई आपकी जो सिस्टम या जो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जो कीमत है, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो लैंड का भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो लैंड की जो हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें इन जनरल देखी जाती है, और इसमें ऑन एन एवरेज क्या कीमत पकड़ी जाए अगर मेगावाट लेवल में हमें आगे बढ़ना है। बहुत कीमत में जितनी लो कीमत हो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आप कम इन्वेस्टमेंट में वही यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। बट एक रेगुलेटरी कीमत होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई, बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तब जब रेगुलेटरी कमीशन वो बोलेंगे कि भैया इससे ज्यादा कीमत हम अप्रूव नहीं करेंगे। टैरिफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? देखिए, तीन तरह से इंडिया में टैरिफ बनता है। एक होता है टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब आप अपना बही खाता, अपना एक्सपेंसेस लेकर रेगुलेटरी कमीशन के पास जाते हो, बोलते हो भाई आप उसको बही खाते को लेकर के और अपने हिसाब किताब को लेकर के एक टैरिफ डिटरमाइन कर दीजिए, एक थोड़ा प्रॉफिट दे दीजिए मुझे। ठीक है, एक होता है ये। दूसरा होता है टैरिफ बाय अडॉप्शन। अडॉप्शन में क्या होता है? ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, मार्केट प्ले करता है, जहां पे सब लोग बिडिंग करते हैं, रिवर्स ऑक्शन होता है। जो भी प्राइस डिस्कवरी होती है वहां पे रेगुलेटरी कमीशन आपसे डिस्कस नहीं करेगा ज्यादा। आप उसमें जाओगे, वो बोलेगा ठीक है, गाइडलाइंस फॉलो करी गई, ओके मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। ये टैरिफ बाय अडॉप्शन 1 महीने में होता है, लेकिन टैरिफ बाय डिटर्मिनेशन में 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि बही खाता होता है।
तीसरा होता है टैरिफ बाय एग्रीमेंट। मतलब दो पार्टी हैं, अजीत जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं मेरे को बिजली की सप्लाई चाहिए, तो मेरे को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों ने एग्रीमेंट करा और बिजली लेन देन कर लिया है। तो तीन तरह से टैरिफ डिटरमाइन करते हैं। ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में और एग्रीमेंट में तो उसको अलग कर दीजिए। जब डिटर्मिनेशन होता है टैरिफ, उस केस में जब आप रेगुलेटरी कमीशन के पास जाते हो, तो रेगुलेटरी कमीशन का यह कहना है कि 5 लाख से, अगर आपने 5 लाख पर एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदी तो आपकी प्रॉब्लम है, हम उसका आपको टैरिफ में नहीं इंक्लूड करके देंगे। भाई हम कस्टमर पे वो बोझ नहीं डालेंगे। तो आपको यह देखना है कि 5 लाख पर एकड़ से ज्यादा तो जमीन होनी ही नहीं चाहिए किसी भी रीजन से। इवन आप अगर टैरिफ बाय एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टी को भी बेच रहे हैं, तब भी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा यह मानना है जितनी कम हो कॉस्ट उतनी है। और जैसे अजीत जी ने बोला कि भाई वो आप देख लीजिए, फ्लैट लैंड होना चाहिए। बेस्ट तो यह है कि बंजर एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि वो वैसे ही फ्लैट होता है। बट अगर कहीं गड्ढे हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं कुछ हो, रेती जो भी है, तो ये अजीत जी ज्यादा बेटर बता सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सो लॉ के हिसाब से 5 लाख कीमत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये बोला अजीत जी आपने। जी सर। अब इसमें पहली बात तो हम आ जाते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स और होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। पहली बात तो सर ज़रा ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये ज़रा क्लियर कर दीजिए, है क्या? मतलब ये हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं या किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, या क्या है ये ग्रीन एंड ब्राउन? सो ग्रीन फील्ड मतलब आप समझ लीजिए कि घास उग रही है जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे। आप गए फ्रेश और आपने नया बोला कि मैं अब न्यू सोलर प्रोजेक्ट लगाऊंगा। आपने देख लिया कि 5 किलोमीटर के अंदर, जैसे अजीत जी ने बोला कि एक अपना सब स्टेशन है और इवैक्यूएट कर सकता हूं मैं पावर, वहां पे और कुछ भी नहीं है, खाली जमीन है। वो ग्रीन फील्ड। और ग्रीन फील्ड इसलिए बोलते हो कि घास उग रही है वहां पे, इसलिए ग्रीन फील्ड बोलते हैं, या खेती हो रही है। ठीक है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जिस दिन कुछ काम शुरू हो जाता है, मान लीजिए आपके पहले किसी ने कोई काम कर लिया, किसी ने और ने डिसाइड करा, भाई एक्स वाई जेड ने डिसाइड करा कि भाई हम उसमें एक खेती लैंड एक्विजिशन उसने प्रोसेस शुरू कर दिया और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, और थोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन उसको लगा कि नहीं भाई मेरे लिए वाइबल नहीं है, मैं किसी और को आपको बेच देता हूं, तो वो आप ले लीजिए और आप कर लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। अगर थोड़ा भी काम शुरू हो गया, चाहे लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का काम शुरू हो गया, या फिर सोलर पैनल्स लग रहे हैं पर अभी सीओडी नहीं आई है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सीओडी के पहले, मतलब सीओडी का मतलब होता है कमीशनिंग डेट। सीओडी आप कौन, कमर्शियल ऑपरेशन डेट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, पर वो एक बर्थ होता है पावर प्लांट का, जन्म होता है उस दिन। उसके पहले जो बच्चा है वो मां के पेट में रहता है, मतलब जो इन्वेस्टर है या जो ओनर है या जो फाउंडर है, उसके पेट में बच्चा रहता है। जैसे ही सीओडी हो जाती है, कमर्शियल ऑपरेशन डेट, आप समझ लीजिए बच्चा आ गया, पैदा हो गया, उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी। सीओडी के पहले हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, और सीओडी के बाद हम उसको बोलते हैं प्लांट। ठीक है। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में मतलब कुछ भी थोड़ा भी काम हो गया हो, प्लांट भी अगर आप एक्वायर करें वो भी ब्राउन फील्ड एक्विजिशन है। तो ये तो डिफरेंस हो गया ग्रीन फील्ड और जी सर। ब्राउन अब यानी फील्ड। कि अब हमारे पास दो अलग अलग टाइप के लैंड्स हो गए और हमें दो टाइप के लैंड्स के हिसाब से अपना पूरी तैयारी करनी होगी कि भाई हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई आप लोग अपने पेन पेंसिल कॉपी पेपर लेके रख लीजिए, क्योंकि इसमें से कई पॉइंट्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हो। कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। बैक ऑफ द माइंड नहीं, ये पहले आप, ये गलत चीज़ हो गया, पहले आप लैंड के बारे में ये सारी चीज़ें खातरी कर लीजिएगा, खातरी करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो सर अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसी लैंड है दैट इज़ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, हम कर ग्रीन फील्ड लैंड है। और तो वैसे ही जगहों पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है? क्या है कि भाई वहाँ पे अब कई जगहों पे बैरन लैंड्स भी हैं और कई जगहों पे खेती भी हो रही है, नॉन खेती लैंड भी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें देखना होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 9 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने होते हैं। आप अगर जाएं किसी के पास, आपने डिसाइड करा कि मैं एक फ्रेश न्यू सोलर प्लांट लगाना चाहता हूं, तो 9 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक साथ में लगाने पड़ेंगे, एंड देन आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब इशू ये है कि सर आप बोलोगे कौन से 9 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल राइट, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट। अब पहला,
जो डॉक्यूमेंट है, आप अगर जाओगे लैंड लेने, तो सबसे पहले इशू ये होता है। अच्छा, एक और चैलेंज है। चैलेंज ये है कि स्टेट, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट में अलग अलग। अब ये बड़ी समस्या है कि मैंने अगर आपको लिखवा दिया, सर ने बोला लिस्ट दे दो, मैंने लिखवा दिया खतौनी, तो आप अगर जा करके तमिलनाडु में खतौनी ढूंढोगे, आपको ढूंढ मिलेगी नहीं खतौनी कभी। मैंने लिखवा दिया 7/12, और आप असम में जाके 7/12 ढूंढ रहे हो, आपको 7/12 समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा 7/12 होता क्या है। ठीक है। तो आपको मैं ऐसी चेकलिस्ट दूंगा जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल क्लियर रहोगे आप। और किसी भी स्टेट में आप जाओगे लैंड एक्विजिशन करने, अगर ये आप ये चेकलिस्ट इस्तेमाल कर ली, तो यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। फर्स्ट थिंग है, इंपॉर्टेंट क्या है वो डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस बंदे से या जिस एग्रीकल्चर किसान से या जिस लैंड ओनर से मैं जमीन खरीद रहा हूं, वो उसका ओनर है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। उसके लिए आपको पूछना है, जिस भी स्टेट में जाओ सबसे पहले उससे पूछो कि भाई इस स्टेट में ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है। नंबर 1, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है। तो आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो बंदा बोलेगा खतौनी है, तो खतौनी में आ जाएगा। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बंदा बोलेगा फॉर्म 7, 7/12 नहीं, फॉर्म 7, फॉर्म 7 है, तो आप फॉर्म 7 देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप तमिलनाडु में जाओगे तो बंदा बोलेगा पट्टा चिट्ठा, पट्टा चिट्ठा देख लोगे तो बात बन जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ बोलना सर लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है। तो फर्स्ट चेकलिस्ट में फर्स्ट डॉक्यूमेंट है लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR। अंग्रेजी नाम है ये, ठीक है कि नहीं। हिंदी नाम कुछ भी आप दो, लेकिन अंग्रेजी नाम ROR है। ऑलराइट। सेकेंड, अब ओनरशिप आपको पता चल गई, ठीक है। अब आपने देख लिया खतौनी और पट्टा चिट्ठा और फॉर्म 7, और बोला अच्छा ओनर है, सब कंप्लीट है। भाई प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है, भाई दिल्ली में बंदा बैठा है या पुणे में बैठा है या मुंबई में बैठा है बंदा, ओनरशिप रिकॉर्ड उसके पास सारे हैं। वहां पे गांव पे या रिमोट एरिया में जहां पे आप जमीन ले रहे हो, पता चला किसी और का कब्जा है, भैंसों ने तबेला बना रखा है। तो आपको सेकंड चीज देखनी पड़ेगी, और वो क्या सेकंड चीज आपको देखनी, पोजेशन रिकॉर्ड। भाई उस बंदे का पोजेशन है कि नहीं है, वो वहां पे खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओनरशिप तो है उसके पास, लेकिन अगर वहां पे आप जाके सोलर प्लांट लगाओगे और वो अतिक्रमण हुआ है या कोई और चीज है वहां पे, या कोई और खेती कर रहा है, बाजू वाले ने खेती शुरू कर दी क्योंकि आप 10 साल से शहर में बैठे हुए हैं, तो सेकेंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको ढूंढना है वो पोजेशन रिकॉर्ड देखना है। पोजेशन रिकॉर्ड दो, उसके दो सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। एक तो पोजेशन पता करने का रास्ता ये होता है, उसको बोलते हैं क्रॉप रिकॉर्ड। तो आप ये पूछोगे कि भाई यहां पे आप बताइए पोजीशन रिकॉर्ड, मुझे देखना है पोजीशन है कि नहीं, कि क्रॉप रिकॉर्ड क्या है उस स्टेट में। तो हर स्टेट में अलग अलग क्रॉप रिकॉर्ड होगा। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो खसरा, खसरा में ये लिखा होता है कि भाई कौन कौन सी फसल है। आप लोग अगर किसी को पता है तो वो चैट बॉक्स में डाले, फिर अजीत जी पढ़ेंगे कि भारतवर्ष में कौन कौन सी किस किस तरह की फसलें होती हैं। और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज होते हैं हमारे, और कितने तरह की फसलें होती हैं, बताइए भाई। आप सब जी सर। लोग कहीं ना कहीं हाँ। से। हाँ। फ्रेंड्स, अभी जितने भी हमारे दोस्त लोग अभी लिंक्डइन पे हैं और हमारे यूट्यूब पे हैं और अपने जो चैनल्स हैं जहाँ पे भी ये लाइव आप देख रहे हैं, ज़रा हमें बताइए कि भाई हमारे देश में कितनी टाइप की फसलें हैं, जो सर ने अभी हमें पूछा। इनफैक्ट इसके बाद और भी कई क्वेश्चंस हैं कि भाई कैसे एसरटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स की चैलेंजेस क्या है, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हम कैसे देख सकते हैं, एग्रीमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आप सबसे एक एक करके सब पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एंड लीज एग्रीमेंट कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये एग्रीमेंट्स कितने दिन में होने चाहिए, कौन कौन से लैंड्स हैं ऐसे हैं कि भाई जहाँ पे हाथ ही नहीं लगाने का है। हाँ। तो सर अब क्वेश्चंस का आपका जो आंसर है, नीलेश आचार्य जी ने लिखा है 3 तरीके की होती हैं, सुभाष शाह ने लिखा है 2 टाइप की होती हैं। तो वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो रवि, और खरीफ क्या और जायद। जी। अमीन खान साहब जो हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सीलेंट, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कहीं पे एक होती है, कहीं पे दो होती है, कहीं पे 3 टाइप की होती है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 3 टाइप की हो सकती है। लेकिन जनरली इंडिया में जो एक टाइप की होती है वो फसल बेटर, वो जगह बेटर होती है सोलर प्लांट लगाने के लिए। अब ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉप रिकॉर्ड। ये मेंटेन होता है फील्ड बुक में।
पूरे इंडिया में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो फील्ड बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, आपको ये पूछना है कि मेरे को पोजीशन आइडेंटिफाई करना, मैंने ओनरशिप तो आइडेंटिफाई कर ली, जो पुणे में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, उसकी ओनरशिप है, कंप्लीट है। ठीक है, अब आपने बोला कि मेरे को पोजीशन देखना है, तो आप बोलोगे फील्ड बुक क्या है या क्रॉप रिकॉर्ड आपके स्टेट में क्या है। तो उत्तर प्रदेश में बंदा बोलेगा सर खसरा देख लो, उसमें लिखा होता है कि खरीद में क्या हुई। और आप अगर तमिलनाडु में जाओगे तो सर अदंगल देख लीजिए, अदंगल में लिखा होगा। आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो बोलो फॉर्म 12 सर, इसलिए 7/12 बोलते हैं। फॉर्म 12 देख लो, उसमें पता चलेगा इस बंदे ने खेती करी और ये फसल उगाई है। ठीक है, आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो बोलेगा पहानी। इसको अंग्रेजी में फील्ड बुक बोलते हैं। ठीक है? कुछ स्टेट्स ने क्या करा है इंटेलिजेंटली, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट और फील्ड बुक को मर्ज कर दिया है साथ में, और उन दोनों को साथ में बोल दिया जमाबंदी, एक साथ रख दिया दोनों को। तो आप पंजाब में जाओगे और हरियाणा में जाओगे तो आपको जमाबंदी मिल जाएगी। उसको बोलते हैं आरटीसी अंग्रेजी में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टेनेंसी एंड क्रॉप्स, मतलब मर्जर ऑफ आरओआर एंड फील्ड बुक। तो पोजेशन के लिए जो फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है क्रॉप रिकॉर्ड है, लेकिन देयर इज अ सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं यूटिलिटी रिकॉर्ड्स। मतलब थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको मांगना है, यूटिलिटी रिकॉर्ड। अच्छा, ये लिस्ट आपको अपने आप अपना फ्लैट खरीदोगे या फिर घर खरीदोगे तब भी ये काम आ जाएगी। आपको अगर पोजेशन, आप क्यों मांगते हो कि इस बिजली का बिल दे दो, पानी का बिल दे दो, भाई वो जो बिल है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 1,000 का वो आप बोलते हो पेमेंट कर देना तो करवा लो पेमेंट। भैया आपने जब 10 करोड़ का 2 करोड़ का मकान खरीदा है, वो बिजली का बिल के लिए आप इसलिए मांगते हो, बिजली का बिल और पानी का बिल। आपको पता रहेगा पोजीशन इस बंदे का ही है कि किसी और का पोजीशन है, कोई और रह रहा है वहां पे। ठीक है कि नहीं। तो यूटिलिटी रिकॉर्ड में अगर खेती है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर कनेक्शन है तो आप ले लो, आपको आसानी होगी सोलर प्लांट लगाने में। भाई कंस्ट्रक्शन पावर भी तो चाहिए आपको। अगर वाटर चार्जेस का कोई बिल है, टैक्स है, तो वो ले लो आप। तो यूटिलिटी। तो पोजेशन के लिए सर दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो क्रॉप रिकॉर्ड, एक यूटिलिटी रिकॉर्ड, तो तीन हमारे हो गए हैं। चौथा अब इशू ये आता है, हमारे जो लॉस चल रहे हैं भाई, भारतवर्ष बहुत टाइम बाद आजाद हुआ है। ठीक है, और गुलामी में था। तो जो हमारे लैंड रेवेन्यू कोड बने थे वो गुलामी के हिसाब से बने थे, लगान वसूलने के हिसाब से। लैंड रेवेन्यू कोड में अगर 100 रुपए भी कमी है तो 8 एक्शन आपके पास इमीडिएट हो सकते हैं। डी रिस्किंग की बात कर रहा हूं मैं। आपको बंदा 100 रुपए सिर्फ अरेस्ट कर सकता है इमीडिएटली, सिविल अरेस्ट। आप बताइए कहां पे सिविल अरेस्ट इमीडिएटली? लैंड रेवेन्यू कोड में सिविल अरेस्ट। अगर आपने टैक्स लगान नहीं भरा तो सिविल अरेस्ट इमीडिएटली। आपकी जमीन जब्त कर सकते हैं, आपकी जमीन किराए पे दे सकते हैं, आपकी जमीन के लिए रिसीवर। 8 चीजें, 8 एक्शन एंड दे कैन बी टेकन साइमल्टेनियसली। मतलब अरेस्ट भी हो रहा है यहां पे, आपकी जमीन भी जा रही है, आपका सब कुछ खत्म। ये इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जो आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नेक्स्ट रिकॉर्ड जो मांगोगे, टैक्सेशन रिकॉर्ड। भैया लगान भरा है कि नहीं भरा है। वो 100 रुपए 50 रुपए की बात नहीं है। आजादी के पहले तो बहुत ज्यादा था। आजादी के बाद ये बेनिफिट हो गया है हमें कि वो लैंड रिकॉर्ड 10 रुपए 100 रुपए हो गया है। लेकिन क्या होता है, आप क्योंकि 10 रुपए 100 रुपए तो आप भी ध्यान नहीं देते हो, और वो एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को भी ज्यादा मतलब नहीं, यार 100 रुपए के लिए मैं क्या रिकवरी करूं। ठीक है, तो लेकिन आप लैंड परचेज कर रहे हो, और कंपनी अगर लैंड परचेज कर रही है, तो अगर सरकार मान लीजिए कुछ, या ऑफिसर को कुछ अगर सूझ गया आपके अगेंस्ट, तो वो उस छोटी सी चीज पे आपको रगड़ देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लैंड टैक्सेशन रिकॉर्ड, क्योंकि टैक्सेशन रिकॉर्ड इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड। ऑल राइट, अब आपने सबसे पहले आपने देख लिया ओनरशिप, क्लियर हो गया आपने। फिर उसके बाद देख लिया पोजेशन, पोजेशन क्लियर हो गया, आपने अपने आप को डी रिस्क कर लिया। चलो टैक्सेशन रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड आपने देख लिया। इशू ये है कि आपने आज का तो पोजीशन देख लिया, आपने आज की ओनरशिप भी देख ली, आपने आज का टैक्सेशन भी देख लिया। अगर 20 साल पहले वो जमीन सरकारी जमीन थी या फॉरेस्ट जमीन थी, तो आप कितना भी लैंड रिकॉर्ड में चेंजेस कर लें, सरकार कभी भी उसको वापस ले सकती है। अगर 10 साल पहले वो जमीन किसी और की थी, एडवर्स पोजीशन, तो वो प्राइवेट पार्टी आपके अगेंस्ट कोई भी केस कर सकती है। तो आपने प्रेजेंट तो पूरा देख लिया, आप क्लियर हो गए उसको, लेकिन आपने पास, और ये कहां से आता है पता है? ये लिमिटेशन एक्ट से आता है। लिमिटेशन एक्ट ये बोलता है कि अगर 12 साल तक आपने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में पोजेशन कर लिया, एडवर्स पोजेशन कर दिया, तो आप समझ लीजिए वो आपकी हो गई, प्रोवाइडेड
उसने ऑब्जेक्शन कभी ना करा हो आपका, क्योंकि कोई अपने राइट्स पे स्लीप ओवर नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। सिमिलरली लिमिटेशन एक्ट ये भी बोलता है कि अगर 30 साल तक आपने गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा कर लिया, 30 साल कंटिन्यूस आप पोजीशन दिखा, अगर 30 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई दिखा दे और मुझे बोल दे कोई नोटिस नहीं आएगा, तो मैं उसको एक रिपोर्ट बना के दे दूंगा कि भैया अब आपका कोई, इस जमीन, ये जमीन आपकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 29 साल हुए हैं तो रिस्क है गवर्नमेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर 11 साल हुए तो रिस्क है आपका। तो हम क्या करते हैं उसको, अब हम जिससे हम परचेज कर रहे हैं हम बोलते हैं भैया ये सब तो ठीक है, पोजेशन ठीक है, तुम्हारा ओनरशिप ठीक है, तुमने टैक्स भी भर दिया, अच्छा हो गया, लेकिन एक काम करो, आप मुझे पिछले 30 साल का चैनल रिकॉर्ड दे दो, ये कैसे कैसे जमीन आई है। क्योंकि चैनल रिकॉर्ड होगा तो मैं सेफ होऊंगा, क्योंकि मैं जब सोलर प्लांट में इन्वेस्ट कर दूंगा तब आप बोलोगे कि जमीन किसी और की थी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा, मेरे को बैंक से भी लोन लेना है। और अगर बैंक से भी लोन लूंगा तो बैंक भी बोलेगा भैया तू पिछले 30 साल का रिकॉर्ड, एक सेफ्टी मार्जिन रख के, 12 साल और 30 साल है पर एक सेफ्टी मार्जिन के लिए 30 साल रखा हुआ है हमने। ऑल राइट। अब ये 30 साल के जो चैनल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसमिशन रिकॉर्ड, एक होता है ट्रांसफर रिकॉर्ड। ट्रांसफर रिकॉर्ड हम समझ लेते हैं। ट्रांसफर रिकॉर्ड मतलब डेलिबरेटली किसी ने सेल डीड करी है, किसी ने गिफ्ट डीड करी है, उसको रजिस्टर करवाया है, कन्वेंस डीड करी है, रिलिंक्विशमेंट डीड करी है, ये सब ट्रांसफर रिकॉर्ड है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से जो चल रहे हैं। दूसरे होते हैं तो आप बोलोगे पिछले 30 साल में जितने भी ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं, जब जितनी भी सेल डीड हुई है, चेन, सब दे दो मुझे। दूसरे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होते हैं ट्रांसमिशन रिकॉर्ड। ट्रांसमिशन रिकॉर्ड में फैमिली, अगर सक्सेशन से आपको मिली हुई है, कोई विल से आपको मिली हुई है, भाई हो सकता है रजिस्टर हो या ना हो, सर्वे हुआ, उन्होंने देखा कि खेत दो भाई हैं तो उन्होंने दो भाइयों में आधी आधी बांट दी, या आपस में एग्रीमेंट कर लिया, ओरल एग्रीमेंट कर लिया, फिर सर्वे हुआ तो फिर से चेंज हो गई, तो उसमें आप बोलोगे लीगल हेयर सर्टिफिकेट कोई है तो दे दो, डेथ सर्टिफिकेट है तो दे दो, सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो दे दो, विल है तो दे दो, इनहेरिटेंस है तो दे दो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन है तो दे दो, फैमिली अरेंजमेंट आपने कोई किया है तो वो डॉक्यूमेंट, तो वो ट्रांसमिशन रिकॉर्ड। ये ट्रांसफर रिकॉर्ड और ट्रांसमिशन रिकॉर्ड जब आप रेवेन्यू अथॉरिटी को देते हो तो वो क्या होता है, उसका म्यूटेशन करता है, मतलब आपके नामांतरण बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जो चैनल रिकॉर्ड्स होता है, चैनल रिकॉर्ड्स तीन कंपोनेंट्स होते हैं चैनल रिकॉर्ड में, ट्रांसफर रिकॉर्ड, ट्रांजिशन रिकॉर्ड, म्यूटेशन रिकॉर्ड, ये तीनों मिलके चैनल रिकॉर्ड्स बनता है। ये चैनल रिकॉर्ड्स लेकर के आप डिसाइड करते हो कि पिछले 30 साल का चैनल कर लेते हो। अगर बीच में गवर्नमेंट आ गया कहीं भी, आप बोलते हो भाई ये डेंजर है। अगर बीच में आपने देखा कि भैया इस पर्सन से तो ट्रांसफर ही नहीं हुई प्रॉपर्टी, ये तो बेचा कब्जा कर लिया इन्होंने, अब तो वो गड़बड़ है, तो ये चैनल, इसको बोलते हैं चैनल रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर और ट्रांजिशन रिकॉर्ड। अब जैसे यूपी में आप जाओगे तो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं दाखिल और खारिज। मतलब आपने कागज जब भी दाखिल करे तो पुराने वाले को वो खारिज करेगा और आपकी आपकी कागज को रख लेगा कि भैया अभी लैंड ओनर है। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वो बोलेगा फेर फार। अब वो फेर और फार का मतलब मुझे पता नहीं, पर मैं समझ रहा हूं कि वो ऐसे ही कुछ फेर फार इन द सेंस ये होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट तलेटी के ऑफिस में, तलेटी के ऑफिस होता है, तलेटी के ऑफिस में हमको जाना होता है और वहाँ पे हमको अपना बताना होता है कि भाई ये 7/12 है और मेरे को इसका फेर फार चाहिए। हाँ, तो फेर फार इन द सेंस वो ये देखता है कि भाई ये पिछले 30 साल कैसे कैसे, मतलब कि पाटिल के पास से फिर शिंदे के पास गई, शिंदे से फिर इधर आई, फिर उसके बाद हमने ली, तो ये पूरा उस कागज़ में लिखा रहता है कि कौन कौन है उसके अंदर और अभी कौन है, तो ये फेरफार है सर। हाँ। बिल्कुल परफेक्ट। तो अब ये इससे क्या है, आप 30 साल का जब फेरफार और ले लोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी कि भैया गवर्नमेंट का भी कोई लियन नहीं है, कोई पर प्राइवेट पार्टी का भी लियन नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम बचती है, आपको क्लियर लोकेशन पता होना चाहिए अपने प्लॉट का। भाई वहां पे खेत पे खड़ा कर दिया और ये वाला प्लॉट है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन रहता है। इवन सेल डीड में हमेशा एनेक्शर में नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, लिखना ही चाहिए। इवन आपका फ्लैट हो तब भी लिखना चाहिए, लेफ्ट में कौन सा फ्लैट है, राइट में या नॉर्थ में कौन सा फ्लैट है, वो पूरा रोड है तो रोड लिखना चाहिए, जिससे क्लियरली आइडेंटिफाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होती तो कहानी खत्म है ये। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हो जाता है वो है लोकेशन रिकॉर्ड। लोकेशन रिकॉर्ड में आपको खतौनी नक्शा या विलेज मैप
उसमें रंग करके आप दे दोगे कि लोकेशन रिकॉर्ड या कैडेस्ट्रियल मैप होना चाहिए जिसमें लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाए कि इस पार्सल ऑफ लैंड को हम खरीद रहे हैं सोलर प्लांट के लिए। ऑल राइट। लेकिन आपने लोकेशन रिकॉर्ड, आपने ओनरशिप रिकॉर्ड ले लिया, आपने पोजेशन रिकॉर्ड भी ले लिया, आपने टैक्स भी भरवा दिया उसने, आपने चैनल रिकॉर्ड भी ले लिया, आपने लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अगर उसमें कोई लोन है तो बैंक वाला तो कभी भी आ जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट टू डी रिस्क योर सोलर प्लांट इज मॉर्गेज रिकॉर्ड्स। कि भाई कोई लोन तो नहीं है, कोई उसमें एनकम्बरेंस तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी में कोई लियन तो मेंटेन नहीं है, कहीं ना किसी किसी बैंक से कोई और गिरवी तो नहीं रखा है उस प्रॉपर्टी को, तो मॉर्गेज रिकॉर्ड आपको लेना पड़ेगा या बैंक लोन क्लियरेंस का आपको रिकॉर्ड लेना पड़ेगा जिससे आप वहां से बच जाए। ऑल राइट। अब जब ये सारी चीजें कर ली तो आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक सेफ प्रॉपर्टी हो गई फॉर परचेज एंड यू कैन गो अहेड, आप अपनी इंटर जनरेशन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं एंड सेफ रहेगी। लेकिन जब रजिस्ट्री का टाइम होगा तब आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। भाई उसका आधार, उसका पैन और उसका नो पीटी सर्टिफिकेट। नो पीटी का सर्टिफिकेट का मतलब होता है कास्ट सर्टिफिकेट, कि वो प्रोटेक्टेड टेनेंट है कि नहीं है। प्रोटेक्टेड टेनेंट का मतलब ये होता है पूरे इंडिया में कुछ कुछ सेक्शंस को हमने प्रोटेक्शन दी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनको प्रोटेक्शन है कि भाई उनकी जमीन इलीगल तरीके से कोई ना खरीद रहे, तो बोला है कि भाई आप खरीद सकते हो लेकिन कलेक्टर से परमिशन ले लो। शेड्यूल कास्ट की जमीन मध्य प्रदेश में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो शायद शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की दोनों की जमीन प्रोटेक्टेड है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है सर, दोनों प्रोटेक्टेड टेनेंट है। सिक्किम में जाओगे तो सिर्फ जो वहां का रेजिडेंट है वही खरीद सकता है जमीन, और कोई जमीन खरीद नहीं सकता। गुजरात में जाओगे तो फार्मर फार्मर की जमीन खरीद सकता है। मतलब ये सारे टेनेंट्स प्रोटेक्टेड टेनेंट्स हैं। इन प्रोटेक्टेड टेनेंट्स में आपको एडिशनल अप्रूवल लेनी पड़ती है, इसलिए नो पीटी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो होगा, या कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई वो प्रोटेक्टेड टेनेंट तो नहीं है कहीं भी। दूसरा, पैन, आप पैन और आधार इसलिए ले लो क्योंकि रजिस्टर, अगर उसके पास आप डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर पाओगे कि भैया वो वही बंदा है जो ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रजिस्ट्री में आसानी होगी आपको। तो ये 9 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप ये 9 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर 1 ओनरशिप रिकॉर्ड, नंबर 2 क्रॉप रिकॉर्ड्स, नंबर 3 यूटिलिटी रिकॉर्ड्स, नंबर 4 टैक्सेशन रिकॉर्ड, नंबर 5 ट्रांसफर रिकॉर्ड, नंबर 6 ट्रांसमिशन रिकॉर्ड, नंबर 7 लोकेशन रिकॉर्ड, नंबर 8 मॉर्गेज रिकॉर्ड और नंबर 9 इंडिविजुअल रिकॉर्ड केवाईसी, ये ले लोगे आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सुपर सेफ रहेगा। जी होप सर, आप एकदम आंसर। डेफिनेटली सर। ये तो मतलब कि अब नंबर ऑफ सेट्स डेफिनेटली आप सबको इतना तो पता चल गया होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो अभी जितने भी हमारे दोस्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे एक बार बीच में और पूछना चाहूँगा, आर यू गेटिंग समथिंग? आपको कुछ गर्मी या मज़ा आ रहा है या नहीं है? क्या है कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके लिए एक नए नए इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आए। अरे वाह, हमारे साथ किलर एजे भी आ गए हैं। वेलकम किलर एजे। हर साल मतलब कि हर बार की तरह आप हमारे साथ रहते हैं एंड आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अ, तो एक एक करके और क्वेश्चन। हाँ, सुहास शाह, मनीष रंजन जी डेफिनेटली, और हमारे लिंक्डइन के दोस्तों से भी यही। क्या है कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा तो इट डजंट मीन्स कि मैंने सिर्फ यूट्यूब वाले दोस्तों को ही पूछा है। इट इज़ कॉमन। मेरे जितने भी हमारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स हमारे साथ लिंक्डइन पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, क्या आपको मज़ा आ रहा है या नहीं? मज़ा इन द सेंस कि इन्फॉर्मेटिव सेशन है कि नहीं। क्या है कि राज सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक चीज़ तार तार सिखाने की, समझाने की। तो विक्रम जी थैंक यू। हाँ, एंड हाँ, आपको अगर हमारा प्रोग्राम सही में अच्छा लग रहा है तो क्या है कि भाई वहाँ पे आप देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ व्यूअर्स तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन वहाँ पे बाजू में एक और फिगर दिखती है, दैट इज़ लाइक्स की। वो लाइक्स कुछ कम दिख रहे हैं तो लाइक्स भी ज़रा उस वो बटन को भी क्लिक कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पे तालियों की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है और ना ही वाह वाह सुनाई दे रहा है। तो बस हमें वहाँ पे एक लाइक का बटन दिखता है कि वो लाइक अगर दिख रहे हैं तो हाँ भाई, सही में आपको हमारा प्रोग्राम सही में अच्छा लग रहा है। आपके हम क्वेश्चंस का आंसर लेते रहेंगे और बीच बीच में और भी चीज़ें बताते रहेंगे।
ये जो हम अभी इतने तक हमने बात किया कि भाई एज एन इंडिविजुअल इसमें बड़ा स्कोप है, एज ए कंपनी आपको इसमें इतना ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इनफैक्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमें अभी तक पता चल गए। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई राज्य सर का एक इनफैक्ट DGEF और एक ऑर्गेनाइजेशन है TILA, आप अगर इन सब पॉइंट्स के ऊपर और इन डेप्थ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इन एसोसिएशंस का, दैट इज़ DGEF और TILA का, इनका प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितना भी गणित है, सरकारी नहीं, लीगल गणित है, लीगल दाव पेच है, ये सब चीज़ें जो भी आपको सीखनी है आप वहाँ पे आराम से सीख सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये जो चैप्टर्स हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम आपको आईगो ग्रीन, जो हमारी जो ट्रेनिंग 4 तारीख से स्टार्ट हो रही है, वो तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। बट इस पूरे सब्जेक्ट मैटर में पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस के साथ साथ लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, इसके भी चैप्टर्स रहेंगे। तो वंस अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो लोग अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इन्वेस्टर्स, या फिर अपना जॉब के लिए, तो वो हमारे इस चैनल को, ये आईगो ग्रीन एकेडमी का जो हमारा igogreen.in में जो हम लोग 4 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। राज सर है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। अभी तो हमने इतना तो पता लग गया कि भाई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, हाँ, कुछ 8-9 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें बताया। अब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो कि ऑलरेडी बीच में चल रहे हैं, और वो जो हम प्रोजेक्ट से जो डेट ऑफ कमीशनिंग, उस डेट तक नहीं पहुँचे, और हमारा जो वहाँ पे था किसी का, पहुँचते पहुँचते वो पसीना छूट गया, या वो बोल देता है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा, हम किसी और को दे देते हैं और कोई और आगे। तो ऐसे आधे अधूरे जो काम होते हैं, उसमें हमें अगर घुसना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये बड़े ब्राउन फील्ड है। एडवांटेजेस, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बड़े एडवांटेजेस होते हैं। इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। भाई वो बंदा है, वो किसी भी रीजन से उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, कम से कम उसको पैसे मिल रहे हैं। और हमारे लिए या जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, उनके लिए आसानी की ग्राउंड वर्क पूरा करा हुआ है। आपको उसके आगे उसको ले जाना है, तो आपका जो टाइम है वो क्रश हो जाता है, कम टाइम में आप उसको ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो ब्राउन फील्ड जिस तरह से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिमिलरली आपको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में वो 9 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, इसके अलावा 3 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, तो 9 + 3 हो जाएगा 12, टोटल 12 हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो 9 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बता दिए वो तो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप अज्यूम कर लीजिए कि ब्राउन फील्ड के लिए चाहिए। मैं वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सब लोग एक लाइक दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैं भी मोटिवेटेड हो जाऊंगा कि भैया जी चलो। जी सर, क्या है कि अभी तक बोलते बोलते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ है, विक्रम जी और विक्रम, सुनील सब हैं, और कई हमारे दोस्त लोग हैं। तो अब यहाँ पे वही है जी कि तालियों और वाह वाह की तो आवाज़ सुनाई नहीं देती तो कम से कम लाइक ही हो जाए। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल। एक अगर लीगल के ऊपर हम बात करते हैं तो राज सर लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है। राज सिंह निरंजन करके है, आप लिंक्डइन पे उनसे सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि भाई लीगल एस्पेक्ट्स में कुछ भी नया होता है, कुछ भी नया होता है, क्या है कि पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस तो एक तरफ होती हैं, प्लस उसका लीगल इम्प्लीकेशंस भी अलग अलग होते हैं। तो उसके ऊपर रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट आपको अगर चाहिए तो आप राज सर के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पे आपको वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। एब्सोल्युटली। सो लेटेस्ट आपको अगर लॉ के बारे में चाहिए और एनर्जी लॉस के बारे में, सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, सो लॉस, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, उसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है जिसका बोलते हैं एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। ये हमारे फाउंडेशन DGEF, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन, DGEF का यूट्यूब चैनल है, एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन। वहां पे आपको और कम से कम 300 वीडियोस हैं, सिर्फ लॉ, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स पे हैं, इवन लैंड लॉस पे भी हैं कि दाखिल खारिज कैसे होता है, और आपका म्यूटेशन कैसे होता है। जितने भी छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, जो मैंने एक एक करके सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं आपके, उस पर डिटेल्ड वीडियोस है उसके। पर हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट खरीदना है, थोड़ा बन गया है प्रोजेक्ट, आपके लिए थोड़ी आसानी होगी, आपने उस बंदे को थैंक यू बोलना उसको पैसे दिए, उसको बोला अब तुम जाओ हम देखेंगे प्रोजेक्ट। अब इस केस में कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए? 3 एडिशनल सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। एक है कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, मतलब 10th सेट ऑफ 9 हो गए, 10th सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेट रिकॉर्ड।
वहां पे आपने इंडिविजुअल लिया था, यहां पे कॉर्पोरेट। ये क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसका मतलब उसने पहले ही कंपनी बना ली, उसने कंपनी के नाम पे एक्वायर कर लिया है। तो कंपनी का, जब कंपनी में अमलगमेशन मर्जर होता है तो एक स्कीम बनती है, एक, आप इसको सिंपल समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको हम लीगल वर्ड में स्कीम बोलते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर। जब ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है तो ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ पहले बंदे से ही आप ले रहे हैं। हो सकता है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एक कंपनी के पास हो, फिर वो दूसरी कंपनी के पास गया हो, फिर तीसरी कंपनी के पास जाओ, अब आप उसको ले रहे हैं। ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। अब उसके लिए आप जब वो स्कीम पढ़ते हैं, स्कीम के पीछे एक अनेक्शर लगा होता है, अनेक्शर मतलब लिस्ट। उस लिस्ट में वो खाते, वो खतौनी, वो प्रॉपर्टी डिटेल्स लिखी रहती हैं जो उस प्रोजेक्ट के साथ आपके पास आए हैं। तो वो जो अमलगमेशन कॉर्पोरेट, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स। तो अमलगमेशन मर्जर की जो स्कीम है, वो स्कीम आपको देखनी पड़ेगी, उसका अनेक्शर देखना पड़ेगा। उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसका अगर कोई इंसॉल्वेंसी में है तो रेजोल्यूशन प्लान ले लीजिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से केवाईसी आप इंडिविजुअल का करते हैं, वैसे आपने केवाईसी कंपनी का कर लिया, भाई देख लिया कंपनी के ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्पोरेट रिकॉर्ड। नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, जिसको बोलते हैं 11th सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो है कमर्शियल रिकॉर्ड। कमर्शियल रिकॉर्ड में ये होता है, एग्रीकल्चर लैंड में सोलर प्लांट लगाना इलीगल है। एज पर लैंड रेवेन्यू कोड एग्रीकल्चर लैंड पे सिर्फ खेती करी जा सकती है, अनलेस एंड अनटिल लैंड रेवेन्यू कोड में अमेंडमेंट करा जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट में जिन्होंने अमेंडमेंट कर लिया वहां तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन स्टेट्स ने अमेंडमेंट नहीं करा है, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड में इलीगल है सोलर प्लांट लगाना, इट इज अ इंडस्ट्रियल यूनिट। तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन लैंड यूज कराना है। मतलब आपको अभी एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराना है। लेकिन अगर ब्राउनफील्ड फ्रेश प्रोजेक्ट है तो आप नॉ डॉक्यूमेंट के सेट लेके आप उसको एक्वायर करेंगे, फिर कन्वर्जन कराएंगे। लेकिन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में वो कन्वर्जन पहले से हो चुका होगा। तो आप क्या करेंगे, चेंज इन लैंड यूज का सर्टिफिकेट लेंगे। आप परमिशन टू परचेज, अगर प्रोटेक्टेड टेनेंट, मान लीजिए कोई बीच में पार्ट पार्सल है जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट का है, फार्मर का, तो आपने परमिशन ली होगी, तो वो परमिशन के डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे। सीलिंग है कुछ स्टेट्स में, तो सीलिंग का अप्रूवल लेंगे कलेक्टर से। ये सारे कमर्शियल रिकॉर्ड्स हैं। और रजिस्टर, अब सारे सोलर प्लांट को अगर बेनिफिट लेना है स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है नोडल एजेंसी, तो रजिस्ट्रेशन लेंगे। ये सारे कमर्शियल रिकॉर्ड्स आप लेंगे। फाइनली 12th सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है ROW रिकॉर्ड्स। भाई जैसे सर ने, अजीत जी ने बोला, 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका सब स्टेशन होना चाहिए। पावर इवैक्यूएट भी तो करनी है ना भाई, प्रोड्यूस करके वहां तो रखेंगे नहीं आप। अब जो ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि अगर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसका मतलब राइट ऑफ वे, ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए भी कुछ काम हुआ होगा। उस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आर राइट ऑफ वे, उस टावर बेसिस लगाने के लिए और स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन करने के लिए कुछ कुछ अप्रूवल्स लिए होंगे। जैसे ग्राम पंचायत से एनओसी लिया होगा, या सेक्शन 68 का गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया होगा कि मैं टावर लाइन लगा सकता हूं, या गवर्नमेंट से पावर सेक्शन 164 के लिए हो। ये सेक्शन 68 और 64, 164 में कंफ्यूज होगा। ऐसा होता है कि अगर सरकारी लैंड में आपको टावर बेसिस लगाने हैं, लेट अस अज्यूम आपका 5 किलोमीटर दूर है और आपको सोलर प्लांट, आपका 2 मेगावाट का सोलर प्लांट है, आपको 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, बीच में सरकारी लैंड आ रही है। तो आप किस किस से अप्रूवल लोगे? कलेक्टर से लोगे, कमिश्नर से लोगे, ग्राम पंचायत से लोगे? नहीं, आपको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। वो सिंगल विंडो अप्रूवल है। एक अप्रूवल मिल गई, आप जितने टावर बेसिस चाहते हो सरकारी लैंड पे लगाओ, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो तालाब है, चाहे वो ग्राम पंचायत, सब में आप लगा सकते हो। तो वो अप्रूवल है कि नहीं है? फिर लेकिन बीच में अगर प्राइवेट लैंड आ गए तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन देने के रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे ROW रिकॉर्ड में। या आपने कुछ एग्रीमेंट कर लिया उससे कि लीज राइट एग्रीमेंट कुछ कर लिया, तो वो रहेंगे। तो ये सब ROW रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। तो टू सम इट अप, 9 रिकॉर्ड्स ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए और 12 रिकॉर्ड्स चाहिए आपको, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए आपको ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। जो 3 सेट ऑफ रिकॉर्ड है, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, कमर्शियल रिकॉर्ड्स एंड ROW रिकॉर्ड्स। तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है जी। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ क्वेश्चंस और भी देख रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, प्लस आपके थ्रू
हमारे पास कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। क्या है कि भाई हर एक के कई क्वेश्चंस होते हैं और हमने वो चीज़ देखा है और हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है। और जैसा कि मैंने पहले बोल रखा था कि भाई आप अपनी कॉपी किताब लेके रखना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। लिखना ज़रूर आगे काम आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये सेशन ना बीच में ऐसा स्किप करके निकल मत जाना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, एक बार आपको सीक्वेंस समझ आ गया तो आपको वो पूरा समझ आएगी। फिर नहीं तो फिर आप बीच में एक क्वेश्चन में अरे यार वो तो एग्रीकल्चर लैंड था ये वो, अरे जब आप सीक्वेंस ही पूरा नहीं समझोगे तो वो वाली बात है कि भाई आपने सिर्फ एक जो छोटे छोटे आजकल चमत्कारी क्लिप्स होते हैं ना बहुत सारे, और इसने ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा नहीं बोला था भाई। आपने अगर पूरा नहीं सुना होगा तो आपको हमेशा लगेगा कि भाई वो गलत ही था, ये ऐसा था। तो आप पूरा भूमिका समझिए क्या होता है कैसे होता है, और हम धीरे धीरे वो सबको क्लियर करेंगे। अच्छा राज सर, ये तो हो गया कि भाई ब्राउन फील्ड एंड ग्रे फील्ड का लैंड की बात होती है। अब आज की डेट में हम जो डिस्कॉम्स और स्टेट के जो पॉलिसीज़ देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई अब जैसे राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है, देर इज़ वन स्कीम मुख्यमंत्री कृषि वाहिनी योजना, जहाँ पे स्टेट डिस्कॉम्स एक लैंड बैंक बना रही है। और वो बोल रही है कि भाई अगर आपके पास ऐसे फला फला स्टैंडर्ड्स के ज़मीन है तो आप हमें उसका पूरा डिटेल्स दीजिए, हम वो लैंड बैंक बनाएंगे। और एक तरफ लैंड का बैंक रहेगा और एक तरफ इन्वेस्टर्स हैं, और वो दोनों को एक प्लेटफॉर्म, एक क्लियर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, सो दैट इन्वेस्टर्स को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और लैंड बैंक जो किसान है उसको भी तुरंत ग्राहक मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहीं बेचा बाचा नहीं जा रहा, लैंड ज़मीन वाले के पास ही है और इन्वेस्टर के पास है। तो यहाँ पे जो बात आती है वो लीज़ की बात आती है, यहाँ पे कहीं बेचा नहीं जा रहा। हाँ, अब ये लीज़ जो है ये एक लैंड बैंक है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या देखा जा सकता है? नहीं, इसमें क्या लीज में क्या क्या आप जानना चाहते हैं कि लीज वैलिड है? इसमें भी क्योंकि आधा काम तो डिस्कॉम ने पहले ही कर लिया, क्योंकि वो अच्छा मतलब कि अगर कोई किसान अपना लैंड देना चाहता है तो अपने डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, फिर उसके बाद सात जी। बारह जमा करता है, वहाँ से MSCDCL के ऑफिसर्स आते हैं, उस पूरा चेक करते हैं, लैंड की अवेलेबिलिटी क्लियर, सब कुछ, सब टाइटल वाइटल क्लियर है एंड एक्सेस है, सब कुछ ये क्लियर होने के बाद उसके बाद एक लीज, और जो इन्वेस्टर है उसको भी मालूम कि भाई यहाँ पे ये जितना भी होमवर्क है, ये 10 12 15 जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है, ये ऑलरेडी होमवर्क डिस्कॉम वालों ने कर रखा है, अभी जी। बस हमें सीधा लीज एग्रीमेंट ही करना है। करेक्ट। ओके। तो इसमें एक एक चीज जानने वाली इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ये पूछते हैं, सर, कि पूरे इंडिया की नेशनल सोलर पॉलिसी क्यों नहीं है? ठीक है, कंसोलिडेटेड बना लो, आसान हो जाएगा। कंसोलिडेटेड सोलर पॉलिसी नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट की पावर है लैंड की, सेंट्रल की पावर नहीं है लैंड की। तो इसलिए वो कंसोलिडेटेड पॉलिसी नहीं बना सकता। हर स्टेट को अपनी अपनी सोलर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लैंड, सोलर में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी आपको दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखनी है। एक तो सोलर पॉलिसी देखनी है और प्लस इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखनी है। ये दोनों पॉलिसी आपको देखनी है, क्योंकि सोलर इज ऑल्सो इंडस्ट्री। उसमें जो जो बेनिफिट मिले हैं उनको कंपेयर करना है दो तीन चार स्टेट्स में। और आपको, अगर आपके पास ऑप्शन है कि भाई जिस स्टेट में आपका खर्चा कम हो और वो प्लांट लग जाए और आपको ज्यादा रेवेन्यू हो, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा बेटर है, या आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है आपके पास, तो वहां पे आप सोलर प्लांट लगा लीजिए, स्टार्ट वहां से करिए करियर अपना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है सर, वो 5 तरह से बेनिफिट देती है, नहीं नहीं अलग सर, अलग सर स्टेट। वो बेनिफिट्स के ऊपर आएंगे, पहले हमें लैंड का अच्छा। क्लियर कर लेते हैं सर। अभी नहीं, हमने लैंड का मेरे को नहीं नहीं, ये अब समझ सर में नहीं एक क्वेश्चन इसमें ये है कि भाई जी। लैंड तो हमें पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमने अभी कुछ लैंड ऐसे हैं जिसकी तरफ तो हाथ ही नहीं लगाना, हम्म। जिसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो वो कौन से लैंड है सर? ओके, ऑल राइट। हाँ। कुछ लैंड है जहां पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। एक्स्ट्रा मींस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल। ठीक है। और वो 4 तरह के लैंड्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है आपको। एक नंबर 1 है फॉरेस्ट लैंड। अगर नेचर एनवायरमेंट से रिलेटेड, कोस्टल रेगुलेशन से रिलेटेड या जंगल का लैंड है, तो उसमें आपको क्लियर रहना है कि जंगल का लैंड नहीं लेना है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात हो रही है। अगर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट आप लगाते हैं तो 33,000 ट्रीज आप सेव कर रहे हैं।
तो आपको ये क्लियर करना है, क्योंकि जंगल का लैंड कभी भी गवर्नमेंट वापस ले सकती है। और जंगल को, फॉरेस्ट को अगर डी नोटिफाई करना है, लेट अस अज्यूम स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई एक काम करते हैं, फॉरेस्ट को हम डी नोटिफाई करके दे देते हैं सोलर प्लांट को या किसी और को दे देते हैं, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के इट इज नॉट अलाउड। इसलिए एक ये है। दूसरा, अगर डिफेंस का लैंड है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि जो डिफेंस का एक्ट है, नेशनल डिफेंस के एक्ट्स हैं, वो लैंड लॉस को ओवरराइड करते हैं। सो आपका अगर डिफेंस का रिलेटेड एरिया है तो आपको चेकिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है। थर्ड, वक्फ बोर्ड, अगर वक्फ का लैंड है तो आपको लॉस पूरे पढ़ने हैं और उसको क्लियरिफाई करना है, उनके रिकॉर्ड में जाके देखना है कि वक्फ का लैंड है नहीं, वरना आपको बहुत इश्यूज होंगे पास फ्यूचर में। फोर्थ, रेलवेज का लैंड। तो ये चार चार एरियाज हैं, आप इनको नो गो एरिया बोल सकते हैं, लेकिन नो गो एरिया के साथ आप इसको अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं। आप मान लीजिए डिफेंस के साथ टाई अप करके बोलें कि मैं आपके लैंड पे बनाना चाहूं, वही दे रहे हैं लैंड, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप रेलवेज को बोले कि मैं आपके रेलवे से प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूं, रेलवेज ही मुझे लीज पे दे दे, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट पे आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको, इन चार एरियाज को आप या तो छोड़ दें, और अगर आपको लेना भी है तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड उनसे ही ले लें सर जिसके फॉरेस्ट जिस में तो हाथ ही नहीं डाल सकता सर, वो तो इतने झाड़ होंगे कि एक भी झाड़ को अगर कुछ हुआ तो उनके साथ प्रोजेक्ट को ही खतरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक पेड़ भी अगर कटा, भाई जब सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको क्लियर जमीन चाहिए होती है, लेकिन एकदम परफेक्टली क्लियर तो होती नहीं है, एक दो तीन पेड़ होते हैं। अगर पेड़ भी कटा उसके लिए भी नोटिसेस आ जाते हैं, और जो भी लोग हैं जो मे बी आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, एक तो पब्लिक रिलेशंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक चीज एक समझ लीजिए आप, सोलर प्रोजेक्ट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन। सोलर प्रोजेक्ट चुपचाप बैठता है, आपका जो एग्रीकल्चर का फार्म लैंड है पास में, उसके उसके साथ वो चुपचाप बैठा है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करता, ना धुआं देता है आपको, ना पॉल्यूशन करता है, ना आवाज करता है। जब इतना अच्छा नेबर मिला है तो फार्मर को बोलना चाहिए आपको, फार्मर, बाजू वाले फार्मर को स्पेशली, नंबर वन, आपको एक सिक्योरिटी मिल गई क्योंकि हमने आधी बाउंड्री वॉल बना दी। नंबर टू, ये आवाज नहीं करेगा, आपको ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि आवाज कर रहा है। तीसरा, कोई धुआं नहीं है। अब ये सब एक एक इतना अच्छा नेबर आपको मिल रहा है बिना डिस्टर्बिंग करेंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सर मैं थोड़ा पब्लिक रिलेशंस की बात कर नहीं रहा नहीं हूं। सर, एकदम कंफर्म है, पब्लिक रिलेशंस के ऊपर आपको एकदम बहुत ध्यान रहना होता है, क्योंकि हमने भी इस चीज़ के ऊपर बहुत मतलब कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हुए थे और टचवुड वो उसमें क्या है कि भाई जो हमें लैंड डेवलपमेंट भी करना है, वहाँ पे सिविल का काम भी करना है, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी काम करना है। तो ऐसा ना हो कि मतलब कि आपने सिविल, आप जहाँ पे सिविल के लिए आप वहीं के वहीं लोकली बंदे लगा लीजिए। हाँ, उसके लिए कौन सा बाहर से वो लेके आने, रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिविल का बंदा वहीं से आ रहा है, लैंड डेवलपमेंट वहीं के वहीं, जेसीबी उधर ही है, एक्सकेवेटर्स भी उधर ही मिल जाते हैं। तो अगला बंदा जो, अगर आप नीचे रूरल वो लोकल बंदों को लोगे तो फिर आपको कहीं से कोई भी मतलब कहीं से भी मतलब कि बहुत चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। इनफैक्ट राज सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम लोगों ने फर्स्ट मेगावाट का हमने प्रोजेक्ट किया किया था, वो एक डैम के बैक वाटर पे था, बैक वाटर से तो हट के हमको लैंड क्लियर मिली थी। अब बात ये थी कि भाई वहाँ पे हमने जब लैंड एक्वायर करना चालू किया तो गांव वाले खड़े हो गए, तो हमने यस। बोला भाई क्या है, ये तो पूरा क्लियर लैंड है। तो बोलता नहीं, हमारे लिए हमारा जो शमशान घाट है वो घाट के पास है, और राइट ऑफ वे। आपके इस ज़मीन के अंदर से आपकी सड़क जाती है, मतलब कि हाँ हमारा रास्ता है। अब हमने बोला सड़क तो थी नहीं, बोलता नहीं जाना तो यही रास्ते से है। तो अब वो किसी ने किसी तरीके से आपको उनको वो करना है, तो हम लोगों को उनके लिए बाकायदा प्रोजेक्ट के बाजू में से बाकायदा सड़क डिमार्केट करके उसको सड़क बनवा के देनी पड़ी, और उसमें प्रॉपर लाइटिंग करके और पूरा शमशान घाट बनवा के देना पड़ा, तब जाके हमारे प्रोजेक्ट को खड़ा करने का मौका मिला। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं, कई अननोन चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपको पब्लिक रिलेशंस तो बना के रखना ही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हैं कई चीज़ें। तो अब बात देते हैं, हमने लैंड रिकॉर्ड्स देख लिए, सब कुछ हो गया, लैंड हमने ग्रीन फील्ड्स वाले देख लिए, क्या है क्या है। अब बात आती है कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़े करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपने बीच में एक टॉपिक बताया था ना, जी जी। कि हमें प्रोजेक्ट खड़े करते वक्त ये भी हाँ, देखना है कि भाई कौन से स्टेट्स के कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जिसको ध्यान में रख के हमें वो प्रोजेक्ट वहाँ पे जाना चाहिए।
बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक तो जब आप प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट लगाएं, स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव को साइड में रख के बनाएं प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट अपने आप में वायबल होना चाहिए, वो बेस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेनिफिट्स नहीं लो, बेनिफिट्स आपको लेना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, वो बेनिफिट 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, या कहीं हो सकता है लेटर स्टेज भी मिले। तो आपका अपने आप में वाइबल होना चाहिए प्रोजेक्ट। पर लैंड के केस में आपको इनिशियली काफी बेनिफिट मिल सकता है, आप अगर थोड़ा सा स्टडी करें, रिसर्च करें, और कोर्सेज सर के और मेरे कोर्सेज लें, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। सोलर, जो कई बार बोलते हैं लोग कि सर नेशनल सोलर पॉलिसी, यूनिफॉर्म सोलर पॉलिसी पूरे इंडिया के लिए सर बना दो, वो नहीं बना सकती सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि लैंड और एग्रीकल्चर दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट है। सो एग्रीकल्चर में अगर लैंड रेवेन्यू कोड बोलता है कि आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तो स्टेट ही चेंज करेगा उसको, सेंटर कैसे चेंज कर सकती है उसको? ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत रोल है। इसीलिए सोलर आपको नेशनल पॉलिसी या नेशनल लॉ तो देखने, आपको स्टेट लॉ और स्टेट पॉलिसी भी देखनी है। और आपको आपके लिए एडवांटेज है, आप इंडिया में कंपेयर कर सकते हो। आप 3-4 स्टेट ले लो, उसमें कंपेयर करो कहां किसकी पॉलिसी सबसे फीजिबल है आपका, और वहां पे आपका प्रोजेक्ट लगा लो। 5 तरह के बेनिफिट्स विथ रिस्पेक्ट टू लैंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी सोलर पॉलिसी में देती है। और एक चीज और भी है, जब आप पढ़ो तो सोलर पॉलिसी और इंडस्ट्री पॉलिसी दोनों लेके पढ़ो, नॉट ओनली वन, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंडस्ट्री। आप उसके जो बेनिफिट्स है वो भी लो। तो 5 चीजें लैंड के बारे में जो मिलता है, नंबर 1 मिलता है स्टैंप ड्यूटी। तो आप ये देखो कि किस स्टेट ने स्टैंप ड्यूटी के लिए कितना एग्जेम्पशन दिया है। कुछ स्टेट ने बोला है कि 5% है स्टैंप ड्यूटी, बोला 0 स्टैंप ड्यूटी अगर सोलर प्रोजेक्ट है। किसने बोला है कि 50% स्टैंप ड्यूटी में, जब आप कभी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के, तो आपको एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो सेल डीड है उसको रजिस्टर कराने के लिए। उस ड्यूटी में एग्जेम्पशन स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग ड्यूटीज में एग्जेम्पशन दिए, कुछ स्टेट ने एग्जेम्पशन नहीं दिए। सेकेंड, जो बेनिफिट होता है लैंड डेवलपमेंट का, तो कुछ स्टेट्स आपको कुछ बेनिफिट दे सकती हैं कि भाई आपका जो लैंड है उसको हम डेवलप कर देंगे, उसमें एक्सेस दे देंगे, या उसमें कोई और एडिशनल आपको राइट्स पहुंचा देंगे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। थर्ड बेनिफिट जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, लैंड यूज कन्वर्जन। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई आप अगर सोलर के लिए प्लांट ले रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक लैंड यूज कन्वर्जन। अब जैसे तेलंगाना में है, 100 एकड़ से ज्यादा, अगर 99 एकड़ ली तो नहीं है बेनिफिट, अगर 100 एकड़ से ज्यादा लैंड आपने खरीदी सोलर प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको लैंड यूज कन्वर्जन चार्जेस भरने हैं, एप्लीकेशन लगानी है। इट विल बी डीम्ड टू बी कन्वर्टेड टू नॉन एग्रीकल्चर। मतलब आपको फाइलों के और कागज के चक्कर में नहीं पड़ना है, फॉलो अप नहीं करना है आपको। आप अज्यूम कर लो कि आपने फाइल कर दी तो आप डीम्ड कन्वर्जन। लैंड यूज कन्वर्जन डीम्ड कन्वर्जन हो गया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी बेनिफिट देती है, एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट लैंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये भी सोलर पॉलिसी में लिखा होता है। मान लीजिए आप बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 100 एकड़ का, बीच में एक छोटा सा या 2 पार्सल 3 पार्सल लैंड वो तैयार नहीं है किसी भी रीजन से, तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प करके, वो जो अगर 70% देती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट देगी। कुछ बोलेगी 80% कर लो, कुछ बोलेगी 70% कर लो, कुछ बोलेगी 90% कर लो, बाकी 20-30% जो बचा है वो हम कर देंगे एक बार आपके लिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट कर देती है। आप उनको बोल दो कि ये इस एरिया में हम लगाना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट कर देगी। वो 1 रुपए में भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स में बोलेंगे कि आप हर एकड़ में 1 लाख रुपए हमें जमा करा दो, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बनेगा हम आपको वापस दे देंगे पैसे। मतलब वो एक सिक्योरिटी ले रहे हैं कि बंदा जो लगाने वाला है वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा प्रोजेक्ट। नहीं ठीक है। सर, इसमें बड़े सारे फ्रॉड भी हुए हैं। जी। और ये चीज़ को इंश्योर करने के लिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ को रखा है कि भाई आप प्रोजेक्ट खड़ा कीजिए, आप एक सिक्योरिटी मनी टाइप दिए और खड़ा खड़ा कीजिए, और जिस दिन आपका इवैक्यूएशन हुआ उस दिन आप हमारे पास आ जाइए। क्या है कि भाई हाँ। ये लैंड इज़ लंबे लंबे 99 ईयर्स का अगर लीज किसी को लग गया, हाँ, जी। तो उसकी तो चांदी हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट। फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो फ्रॉड वाले पॉइंट्स भी हम लेंगे सर। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर कर दीजिए सर। करेक्ट। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हरियाणा की जो पॉलिसी है वो कहती है परमिशन बाय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट विदाउट चेंज ऑफ लैंड यूज चार्जेस। तो चेंज ऑफ लैंड यूज चार्जेस नहीं लगेंगे, ये बोलती है। कर्नाटका की पॉलिसी 2014 से 2021 की बोलती है डीम्ड कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट।
अगर सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो डीम्ड कन्वर्जन। कर्नाटका की पॉलिसी बोलती है डेवलप्ड लैंड विल बी सब लीज्ड बाय कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड फॉर 30 ईयर्स। कि भाई लैंड वही खरीदेंगे, वही एक्वायर करेंगे, पर वो सब लीज कर देंगे जो भी सोलर डेवलपर आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसी बोलती है कि गवर्नमेंट लैंड लैंड बैंक बनाएंगे, लेकिन वो बिडिंग प्रोसेस से हम दे देंगे सोलर प्रोजेक्ट्स को। अंडमान निकोबार की पॉलिसी बोलती है कि भाई 1 रुपए मंथली रेंट पे हम 1 एकड़ लैंड आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको इंडस्ट्री पॉलिसी, सोलर पॉलिसी दोनों को साथ में पढ़ना है। साथ में पढ़ के जितने बेनिफिट है उनको लिस्ट आउट कर लेना है। और चाहे तो आप कॉन्फिडेंट होकर चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिख दीजिए कि हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 मेगावाट का प्लांट लगाना चाहते हैं, ये बेनिफिट है, इसके बारे में कौन बताएगा, जो भी आपको करना है उसको क्लियरिफाई। अच्छा, ये अगर आपको मान लीजिए आजकल डिपार्टमेंट सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है, बाय चांस आपको और कंफर्म करना है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सरसाइज करिए। आप राइट टू इंफॉर्मेशन में एक एप्लीकेशन 10 रुपए लगा के दीजिए कि ये सोलर प्लांट में कितना बेनिफिट ये मिलेगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको क्लियर आंसर आ जाएगा बिल्कुल। जी ठीक है, सर। अच्छा, अनऑथेंटिक पेपर आ जाएगा। जी सर बोलिए। अब सर एक 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 बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है सर, कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी होते हैं और कुछ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जाए सर? क्या है कि एक ऐसा होता है कि भाई एक नजराना होता है, एक शुक्राना होता है और एक हर्जाना होता है, लेकिन तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स में ये नजराना, शुक्राना एंड हर्जाना कहाँ कैसे फिट होगा? हम्म, अब सर ये मैं फोर्ज डॉक्यूमेंट के बारे में तो बता सकता हूं कैसे सॉल्यूशन है। बाकी तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो कि कैसे आगे बढ़ कर सकते हैं। सो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट से बचने के लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बचने के लिए सॉल्यूशंस हैं इंडस्ट्री में, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। कुछ कुछ उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। चलिए, अब पहली पहली बात आपका, आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं 2 मेगावाट का, लेकिन आप किसी से जमीन का नेगोशिएट कर रहे हैं पुणे में, वो जमीन तो कहीं और है, गांव में कहीं पे। ठीक है, आपने बता भी दिया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए और सब बता दिया कि पूरी क्लियर जमीन है। वहां पे जा करके आपको पता चला एनक्रोचमेंट है, आप कैसे वेरीफाई करोगे? इसके लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के इसी हिसाब से पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो एनक्रोचमेंट का पार्ट है, उससे कैसे डील करना है ये मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, अगर कोई वहां से ईजमेंट राइट है, मान लीजिए वहां पे ट्रांसमिशन लाइन चल रही है या उसके पीछे मंदिर है, तो आपको रास्ता, भाई राइट ऑफ वे आपका है तो राइट ऑफ वे किसान का भी है, रिमेंबर। वो वहां पे जनरेशन से रह रहा है, ही हैज ऑल्सो ऑल द राइट्स, लैंड ओनर ऑल्सो हैज ऑल द राइट्स कि अपने टेंपल में जा सके या अपने नदी में जा सके या शमशान घाट में जा सके या जो भी है। ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई फार्मर का इरिगेशन का राइट एंड एक्सेस, या एक्सेस रूट टू लैंड, पास्चर लैंड, कोर्स टू अवेल इरिगेशन फैसिलिटी, ये सब है नहीं। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है साइट इंस्पेक्शन। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होता है साइट इंस्पेक्शन। तो बंदा साइट पे जाता है, वो ऑब्जर्व करता है कि ट्रांसमिशन लाइन है तो लिख देता है कि ट्रांसमिशन, ये ईजमेंट राइट है, खाता खतौनी में नहीं मिलेगा ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं मिलेगा ये। अगर कोई पाइप आ रही है पानी की तो लिख देता है पाइप है, गैस की पाइप है, उतना एरिया तो हो गया ना। या अगर कोई ईजमेंट राइट है तो वो देख लेता है कि यार इसमें तो लोग चल के जाते हैं मंदिर या कोई और कहीं कहीं और जाते हैं। तो ये सब पता चलता है आपको साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि रोड के कितने पास है, आप ये भी लिखते हो। तो फर्स्ट स्टेज में आप एनक्रोचमेंट, ईजमेंट राइट से बच जाते हो अगर थर्ड पार्टी ने वेरीफाई कर लिया साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कि क्या है। ये ब्राउनफील्ड और ग्राइनफील्ड प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप ये है कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट उस लैंड को कैसे देखती है, आपको चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उस लैंड को फॉरेस्ट समझती है या गवर्नमेंट उस लैंड को कुछ कुछ और एक्टिविटी के लिए समझती है। हाउ डज गवर्नमेंट सी दैट लैंड जो आप एक्वायर कर रहे हो? क्या पता उसको ऐसे नाजुल लैंड समझती है जहां पे कुछ सोलर लग नहीं सकता। वो देखने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। वो चेकलिस्ट फॉर्म में होती है, मतलब 70 थिंग्स आप लिखते हो, क्वेश्चन आंसर। जैसे एग्जाम्पल,
किस तरह की टाइप ऑफ लैंड है कैसे पता चलेगा? वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट से पता चलेगा कि फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, एक्वायर्ड लैंड है, ये सारी फॉरेस्ट लैंड है। जो जो लैंड्स के टाइप होते हैं वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट से आपको गवर्नमेंट उस लैंड को कैसे देखती है वो चेकलिस्ट होती है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अब आपने गवर्नमेंट कैसे देखती है वो समझ लिया। थर्ड पार्ट, प्राइवेट पर्सन उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके लिए जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं टीएसआर। मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूं क्या सॉल्यूशन देती है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, वो बता रहा हूं, वो आप खुद भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। वो पैरा फॉर्म्स में होती है टीएसआर। अगर आप टी टाइटल सर्च रिपोर्ट देखोगे तो पैराग्राफ में होगी। वो बोलेगा ए ने ये परचेज करी, फिर बी ने उसके बेटे को ट्रांसमिट हो गई, फिर बी ने सी को बेच दी, फिर डी ने ये कर दिया, ये पैराग्राफ। इसको बोलते हैं टाइटल सर्च रिपोर्ट। उसमें ये पता चलता है प्राइवेट पर्सन उस लैंड को कैसे देखते हैं। तो टाइटल सर्च रिपोर्ट थर्ड पार्ट में ये क्लियर हो जाता है। लेकिन ये चांस है कि फ्रॉड से कैसा बचा जाए, कि मान लो किसी ने उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, किसी ने मल्टीपल सेल, उसी लैंड का 3 बार सेल हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपको तो फोटोकॉपी दी गई है, आपके पास तो आप फोटोकॉपी के बेसिस में बहुत सारा एनालिसिस कर रहे हैं दुनिया भर का। फ्रॉड से बचने के लिए नेक्स्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन रिपोर्ट। वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, बंदा जाता है सब रजिस्टर, अगर सेल डीड दी है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, उसमें सर्च करेगा, उसी को बोलते हैं सर्च, और कंपेयर करेगा जो सेल डीड की कॉपी दी है वो कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी है कि नहीं लगी है। अगर मैच करती है, ओह वेरीफाइड, सही है। अगर खतौनी दे रहा है कोई, तो वो रेवेन्यू ऑफिस जाएगा, मैच करेगा, ये खतौनी में जो नाम लिखा है वही खतौनी में नाम लिखा है, कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ, वो वेरीफाइड, करेक्ट। तो क्या करेगा, एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट में वो लिख के दे देगा, आई वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट, नो फॉर्जरीज देयर। क्योंकि पब्लिक, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइबल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइबल होते हैं। अब जैसे फैमिली अरेंजमेंट है, 2 भाई है, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, स्टैम्प पेपर में नोटरी कर लिया या विल बना दी, रजिस्टर नहीं करी, अब वेरीफाई तो कर नहीं सकते आप। उसका वेरिफिकेशन का रास्ता ये होता है ओडीवी। ओडीवी का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जो भी आपका बंदा है या लॉयर है या एक्सपर्ट है, वो ये तो सर्च, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो तो पब्लिक पोर्टल में सर्च कर लिया उसने, लेकिन जो पब्लिक पोर्टल वाले डॉक्यूमेंट नहीं, उसने बोला कि चलो एक ओरिजिनल दिखाओ ना मुझे, कहाँ है भाई, मैं भी, आप मेरे को जमीन बेच रहे हो, ओरिजिनल भी तो दोगे साथ में, ये तो आपने जमा नहीं करें कहीं। अगर उसने बोला मैं ओरिजिनल दिखा नहीं सकता, तो समझ लो या तो बैंक से लोन है या फिर कोई और इशू है उसमें। तो ये करके इसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं। वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद अब इशू ये है, वेरिफिकेशन तो आपने कर लिया, लेकिन क्या वो प्रॉपर्टी किसी बैंक में मॉर्टगेज है? इसके लिए नेक्स्ट रिपोर्ट आती है, वो बोलती है एनकम्बरेंस रिपोर्ट। एनकम्बरेंस रिपोर्ट में ये लिख के देता है बंदा एक्सपर्ट कि भाई कोई भी एनकम्बरेंस नहीं है। इसको भी चेक करने का रास्ता है। इसका चेक करने का रास्ता ये, अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कोई भी सोलर प्लांट को अगर लोन देती है, उसको रजिस्टर कराना जरूरी है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब सर्च करोगे प्रॉपर्टी के, उसका लोन भी रजिस्टर्ड होता है, तो आप उसको चेक करके बोलोगे रजिस्टर्ड है लोन। या आप उस कंपनी की वेबसाइट में, आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाओगे, वहां पे अगर कोई चार्ज लगा हुआ है कंपनी में, वो भी रजिस्टर्ड होता है। और दूसरा, आप एक साथ भी ले सकते हो। तो आप अगर एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो, तो वो क्या है, वो या तो नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देगा या एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देगा। नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब कोई चार्ज नहीं है, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब या कोई एनकम्बरेंस है। तो ये हो जाता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। अब क्या करते हो आप, सिक्स्थ और फाइनल सेट में आप ये लगा देते हो, फोटोग्राफ लगा देते हो साइट की, और जितने डॉक्यूमेंट्स आपने एनालाइज करें वो रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपको ट्रांजैक्शन रेडी कैसे बनाओगे, ड्यू डिलिजेंस से ट्रांजैक्शन रेडी नहीं होती प्रॉपर्टी। ये डॉक्यूमेंट्स जो आप ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के आखिरी में लगा देते हो, उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन रेडी हो जाती है प्रॉपर्टी। तो 6 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपने अगर बना लिए, साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली एनक्रोचमेंट की, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, गवर्नमेंट कैसे देखती है कि ट्रांजैक्शन मतलब अगर गवर्नमेंट देखती है उसको एग्रीकल्चर लैंड, तो पहले से पता होता है, रेड फ्लैग हो जाता है कि इसको नॉन एग्रीकल्चर कराना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट उसको देखती है कि ये प्रोटेक्टेड टेनेंट की, तो कराना पड़ेगा। फिर तीसरा, प्राइवेट पार्टीज कैसे देखती है उसको, तो आपने 30 साल का चेन बना दिया, टीएसआर बना दी, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। फ्रॉड की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी वेरिफिकेशन रिपोर्ट से। लोन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से। इसको ट्रांजैक्शन रेडी बनाने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी फोटोग्राफ्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी आपने एनालाइज करें वो साथ में लगा दिए। ये 6 सेट्स आप लगा लोगे तो आपकी प्रॉपर्टी बड़ी सेफ रहेगी।
ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में, क्योंकि आपके ऑडियंस सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे सोलर वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। चाहे वो खुद बनाए या ना बनाए, लेकिन वो कम से कम पढ़ पाए और कम से कम वो समझ पाए कि क्या देख रहे हैं सर। नहीं नहीं, डेफिनेटली सर, ये हमारे जितने भी सोलर फैटेंटी जो हमारे साथ अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन सब के काम की चीज़ है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से कभी न कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ या तो काम कर रहे होते हैं या काम उसमें ढूंढ रहे होते हैं, और किसी न तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। तो ये लीगल अभी तक हम जितने भी हैं, इनफैक्ट मैं भी अपने आप को उसी पोजीशन में रखता हूँ कि भाई हमें पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस तो मालूम है, लेकिन जैसे ही ये लॉ की बात आ जाती है तो हम सीधा सीधा डिपेंड करने थे भाई हमारे लॉयर साहब हमारे साथ क्या बोल रहे हैं या हमें क्या बोल रहे हैं। तो अब हमें आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो डेफिनेटली ये हमें कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ माइंड या अपने सबसे पहले हम इसको चीज़ को रखेंगे भाई ये चीज़ है, तो फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे जाके प्रोजेक्ट तो तभी खड़ा होगा, तभी वायबल होगा, जो वो तीन चीज़ें जो आपने बताई थी कि क्या है वो बैंकेबल है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ये रिस्क तीन फ्री है चीज़ें। और हाँ बैंकेबल है, ट्रांजेक्शन रेडी है, हाँ, करेक्ट। तो ये तीन ही चीज़ एक कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले यही देखने वाला है, तो हमें ये सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स में या कहते हैं लैंड की चीज़ हमें सबसे पहले, बाकी चीज़ तो हम उठा के भी ले आ सकते हैं, लैंड नहीं लैंड नहीं ले आ सकते। ये तय बात है। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई जो भी सर हमें बता रहे हैं वो आपके किसी न किसी काम आ रहा है, और हाँ, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और अब हम चाहेंगे सर और कोई पॉइंट्स तो हाँ, एक पॉइंट रहेगा सर, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट ये कितने दिन में रजिस्टर होना चाहिए, या रजिस्टर होना चाहिए नहीं रजिस्टर होना चाहिए, एक पॉइंट था। वेरी नाइस, परफेक्ट। सो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं प्रोजेक्ट्स का, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का भी ट्रांजैक्शन। हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि आप या तो लीज पे लेंगे उसको। तो जनरली सोलर की जब लीज ली जाती है तो एटलीस्ट 25 साल प्लस 2 साल की लीज होनी चाहिए, मतलब 27 ईयर्स की आपकी लीज होनी चाहिए। 2 साल आप मार्जिन देते हो फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्विजिशन और ये सब प्रोसेस, एंड 25 साल का सोलर प्लांट की आप लाइफ समझ के लीज करते हो। दूसरा, अब एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो आउटराइट परचेज हो रहा है, तो वो अलग इशू हो जाती है। जो स्टेज वन में जो एग्रीमेंट्स ये आते हैं, एक तो नंबर वन आता है कंपनीज के लिए, आता है लैंड एग्रीगेटर एग्रीमेंट। लैंड एग्रीगेटर एग्रीमेंट में क्या होता है, ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग, क्योंकि आप सब हमारे इंडिया में 50% लोग किसान हैं, इनको वैसे ही नॉलेज है खाता खतौनी और खसरा और इसके लिए, अगर उसकी थोड़ी नॉलेज वो एनहेंस कर लें अपनी, तो वो केपेबल और इंप्लॉयबल बन गए, और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। देखो, इसमें सब सोलर में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको दिल्ली आकर के, यूएसए और बॉम्बे आके नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में नौकरी अवेलेबल है आपके लिए। आप सिर्फ एक एरिया चूज कर लो कि विदर्भ में मैं लैंड एक्विजिशन करवा दूंगा, या बुंदेलखंड में मैं लैंड एक्विजिशन करवा दूंगा, मैं झारखंड में, एक एरिया आप चूज कर लो और अपना एरिया चूज करो, वो आपका अनफेयर एडवांटेज, आपका घर वहीं पर है। ठीक है। और जितने भी लॉज है वो समझ लो और फिर सबको बता दो। कंपनीज को मेल लिख दो इंडिविजुअल कि यहां पे आपको लैंड चाहिए तो आई एम द कॉन्टैक्ट पर्सन। जैसे ही आपने ये मेल लिखा, दो चीजें करी आपने, आपने अपना लैंड लॉस समझा और मेल लिखा, आप बन गए लैंड एग्रीगेटर। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आपके पास आएंगी, बोलेंगे भाई आप लोकल हो और आपने ऑफर करा है, आप मेरे को इतना लैंड एग्रीगेट करके दिखा दो। आपकी लैंड होनी जरूरी नहीं है। आप किसानों से, आप एक मीडिएटर का काम करोगे, जहां पे आप किसानों से बात करोगे और फिर कंपनी से बात करोगे, उन लैंड्स को आइडेंटिफाई करोगे जो साथ में मिल रही हैं। आप उसमें उसकी स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी बना करके उनके ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स बनाओगे और उनको रजिस्टर कराओगे, और आपके उसके पैसे मिलेंगे, आपकी जो मेहनत है उसके पैसे आपको कंपनी देगी। ठीक है। तो ये लैंड और लैंड एग्री, देखिए प्रॉपर्टी डीलर ना रोज रोज काम करता है। लैंड एग्रीगेटर बल्क में अगर एक बार काम आ गया तो 2 साल के लिए आपकी नौकरी हो गई, ज्यादा सेफ है आपकी। ठीक है कि नहीं? मतलब आप अगर 20-100 प्लॉट्स खरीद रहे हो, आप सडनली आप देखिए ना, एक प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, एक करेगा। यहां पे तो और बड़ी आपको सहूलियत या एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपके घर में मिल गई एंड सर इसके बाद नॉलेज। ये तो एक बात होगी कि भाई अभी तो ये लैंड एग्रीगेटर दैट इज़ द स्टार्टिंग स्टेज वाली है यस। आपका ये नौकरी, मतलब कि ये एक अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट इसके आगे की भी अपॉर्चुनिटी भी है कि भाई आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन का भी काम आता है, सेल्स सर्विस का भी काम आता है, एंड बाद में आगे जो जो एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, एक एक्सचेंज, ये कि बेचना बेचाना भी एक वो है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को अगर ढंग से समझेंगे तो धीरे धीरे, और अपने आप को, आपकी काबिलियत जो है आप उतना ही करिए,
ऐसा यस कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आपने वापस अपनी पढ़ाई चालू करनी है, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एलएलबी तक करना है, ऐसा नहीं। आपकी जितनी काबिलियत है और जितना आप कर सकते हैं अपने एरिया को डिफाइन कीजिए। और सोलर में जैसे सर ने बोला है ना, और हमेशा ये हम बोलते हैं कि भाई इट्स द वोकल फॉर लोकल। आप जहाँ पे हैं, सूर्य भगवान जहाँ पे भी रोशनी डाल रहे हैं, आप समझिए कि भाई आपके लिए नौकरी और अपॉर्चुनिटी वहीं पे है, बस आपको समझना है। ओवर टू यू सर, सर। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए, आप अगर 12वीं भी पास है तो आप कर सकते हैं, ये स्किल चाहिए आपको। ये आपको वो स्किल पढ़नी पड़ेगी कि कहाँ पे सेल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और लैंड कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है। ये एक पर्टिकुलर स्किल है, प्रैक्टिकल स्किल, जो आपको लोकल डेवलप करनी पड़ेगी। अब इसमें जो एग्रीमेंट टू सेल, जो फर्स्ट स्टेज में लैंड एग्रीगेटर एग्रीमेंट आ गया। जब लैंड एग्रीगेटर एग्रीमेंट आता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में जब लैंड आइडेंटिफाई होती है, तो एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू लीज आप बनाते हो कि भाई अगले 3 महीने में, 2 महीने में आप उसको बेचोगे। थर्ड फाइनल होता है आपकी सेल डीड। ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स आपके जो कंपनी खरीदना चाहती है उनके लिए 3 मेन डॉक्यूमेंट्स है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, जो ध्यान रखने वाली बात है। अब इशू ये आता है, कुछ लोगों का कहना है कि सर एग्रीमेंट टू सेल आपको रजिस्टर करना है क्या? आंसर इज कि रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है क्योंकि लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉड को कम करने के लिए ये प्रोविजन डाल सकती है कि एग्रीमेंट टू सेल को भी रजिस्टर करना है, जैसे महाराष्ट्र ने करा है। महाराष्ट्र ने बोला है कि एग्रीमेंट टू सेल करोगे उसको भी रजिस्टर करो, जिससे कि फ्रॉड ना हो। और कुछ लोग क्या करते थे कि एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं, 100 रुपए में आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो, तो वो एग्रीमेंट टू सेल में जमीन को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये फ्रॉड। तो आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में क्या प्रोविजन। 99% स्टेट में एग्रीमेंट टू सेल को नहीं रजिस्टर करना है, लेकिन कुछ स्टेट में आप ध्यान रखना कि एग्रीमेंट टू सेल को भी रजिस्टर करना है। सेकेंड है कि सर लैंड डॉक्यूमेंट वो सबको सबको रजिस्टर करना पड़ता है? नहीं, सबको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई इशू करा है डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सो एक्सेप्शन क्रिएट करा गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, एक्सेप्शन क्रिएट करा गया है। सेक्शन 90 रजिस्ट्रेशन एक्ट का बोलता है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सर्वे मैप अगर कुछ है, कोई रजिस्टर्ड जरूरत नहीं है आपको। विलेज रिकॉर्ड पटवारी ने कुछ बनाया, कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। अगर कोई खाता खतौनी या जो भी क्रॉप रिकॉर्ड्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। जब कोई गवर्नमेंट खुद ही इशू कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या करना है? लेकिन अगर दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में कुछ है, वो रजिस्टर होना चाहिए, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक जो सर ने क्वेश्चन पूछा बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपने मान लीजिए सेल डीड कर ली, ठीक है, कितने दिन में रजिस्टर कराना है? 120 दिन में रजिस्टर कराना कंपलसरी है। अगर 120 डेज में एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड के बाद 120 दिन के अंदर आपने रजिस्टर नहीं करवाया, तो 10 टाइम्स की पेनल्टी है। जो भी आपने लॉस हुआ गवर्नमेंट को, उसका इंटू 10 कर दीजिए, वो पेनल्टी का नोटिस आपके पास आ जाएगा और वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। एंड इससे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक गवर्नमेंट जो पेनल्टी लगाएगी वो अलग चीज है। आप एक चीज देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो जो ओनरशिप है आपको आपको मिली ही नहीं। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बोलता है सेक्शन 49 में कि अगर जो डॉक्यूमेंट सेल डीड रजिस्टर करना है वो आपने, लेट अस अज्यूम आपने रजिस्टर नहीं कराया, तो ओनरशिप रिमेन्स विद द प्रीवियस ओनर, नंबर 1। नंबर 2, वो जो कागज है वो एविडेंस की तरह यूज नहीं करा जा सकता कहीं भी। और जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो अबव अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अगर दो डॉक्यूमेंट्स है, पहले ने कोई रजिस्ट्रेशन कराई, आपने अनरजिस्टर्ड की, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल सुपरसीड। तो आप अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर रहे हैं, 100%, कोई उसका दो राय नहीं। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। बैक टू यू। यस सर, डेफिनेटली सर। है मोस्टली आज के लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मुझे लगता है कि भाई इससे ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहीं और से मिल जाए तो मैं आपको चैलेंज करूँगा। है ठीक है। एंड इनफैक्ट आज सर ने जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया वो डेफिनेटली आपके किसी न किसी काम आएगा। तो मैं अपने जितने भी लिंक्डइन पे और हमारे यूट्यूब पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं इन सब की तरफ से राज सर आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा एंड आभार
प्रकट करता हूँ कि भाई आपने सही में हमारे लिए बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर पूरा प्रिसाइज क्रिस्पी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, और अगर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसे और ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली वो और भी जो हमने बीच बीच में बताया कि भाई दे कैन जॉइन द ट्रेनिंग सेशंस, तो ट्रेनिंग सेशंस में ये सब क्लियर होता रहेगा। एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हमने सबसे पहले सुना कि भाई आपको प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो सबसे पहले आपको उसे बैंकेबल ही बनाना है। बैंकेबल हम सिर्फ पीवीसी स्टैंड पीवी सोल के रिपोर्ट पे नहीं बना सकते कि भाई वो कितना जनरेट करेगा, बैंकेबल हमें लैंड के डॉक्यूमेंट से भी करना होता है। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, डेफिनेटली मुझे आप अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे कि भाई सही में कैसा आप सबकी जो कमेंट्स हैं कैसा लगा, ज़रा हम वो जानना चाहेंगे, तो वो ज़रा लिखिए, हमें भी अच्छा लगे क्योंकि हमें तालियों की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह हम हर संडे को लाइव प्रोग्राम करते हैं, और आप 31 दिसंबर जो आज हमारा लास्ट डे है उस दिन हमें ज्वाइन किए, तो पहली बात तो उसके लिए भी धन्यवाद एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। 2024 आपके लिए मंगलमय हो और भी नए सनी डेज़ लेके आए। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे आप प्रॉस्पर्स नए नए प्रोजेक्ट्स करें। हाँ राज सर, आपके लिए भी बहुत सारे विशेष आ गए हैं, थैंक यू। गैजेट वाला ने ऐसे मार्किंग भी कर दी है, नए नए लड़के हैं उनको आप मालूम है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अजीत जी, आपके जो क्वेश्चंस थे वो इतने प्रिसाइज और इतने रेलेवेंट थे, और आपके ऑडियंस ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं और जो आपने कंपाइल करे हैं, वो मतलब आई एम सो हैप्पी दैट आपके ऑडियंस, मतलब इट शोज द इंटेलिजेंस ऑफ योर ऑडियंस एंड द कमिटमेंट टुवर्ड्स सोलर। जी सर, थैंक यू सर। ठुमरे जी ने भी लिखा है, थैंक यू राज सर, वैल्यूबल इंसाइट्स। किलर एजे हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक्स। आई विश मोर इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। मनीष रंजन जी, कोई टेंशन मत लीजिए, विश तो है। एंड इनफैक्ट हमारे पास, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी डोंट हैव एनी टैबलेट और एनी इंजेक्शन कि भाई हम आपको लगा दें या आपको खिला दें और आप इंडस्ट्री रेडी हो जाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये हमेशा बोलते आते हैं। एंड अगर आपको चाहिए तो आप लिंक्डइन पे राज सर को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप उनके कोर्सेस हैं, आप उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट राज सर के लेफ़्ट साइड में जो आप किताब देख रहे हैं, झंडा है, झंडे के नीचे एक किताब है, तो अगर आप वो लेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एम आई राइट सर, वो किताब ही है ना? ये एनर्जी लॉज इन इंडिया है। सो दो किताबें सर मैंने लिखी है। जी एक सर। इलेक्ट्रिसिटी लॉज इन इंडिया जो 2003 में लिखी थी, एंड सारे रेगुलेटर्स के पास, जी। सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास, अब पहले ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास वही किताब अवेलेबल थी। अब मैंने दूसरी किताब लिखी है, वो एनर्जी लॉज इन इंडिया है। जी सो सर। किसी को अगर लॉ, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना है इवन, तो ये किताब आपके लिए बड़ी रेलेवेंट है और बड़ी इकोनॉमिकल किताब है। आजकल जो पब्लिशर्स हैं वो इकोनॉमिक्स बेसिस में छापते हैं, तो बहुत ही वो हो जाती हैं। तो इट इज ओनली, मेरे ख्याल से 700 रुपीज की किताब है, और ऑनलाइन इट इज अवेलेबल। अगर ऑनलाइन किसी को नहीं मिले तो डीजीईएफ में हमारे रजिस्ट्रार से आप कांटेक्ट, क्योंकि पब्लिशर हमारा डीजीईएफ फाउंडेशन है। जो भी किताब की रॉयल्टी आती है वो मेरी तरफ से डोनेटेड है फाउंडेशन को, राइट टू एनर्जी मूवमेंट को चलाने के लिए। इनफैक्ट जो हमारे सर अजीत जी, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो हमारे कोर्स का भी फीस आती है वो सब फाउंडेशन को जाती है, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन को। जो राइट टू एनर्जी, जो मेरे पास ये आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन। सो अगर बेसिक एकदम शॉर्ट में मैं अगर 30 सेकेंड हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम हमेशा, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जो बेसिक नेसेसिटी लाइफ की वो 3 है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अगर आपको या किसी भी आपके ऑडियंस वाले को, बंदे को अगर आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, जैसे हीरोज आते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में और डिस्कवरी में, देखते हैं अकेले वो लोग आइलैंड पे जीते हैं, सबसे पहले वो ढूंढते हैं खाना, तो रोटी वाला करेक्ट है। लेकिन दूसरी चीज जो वो ढूंढते हैं सरप्राइजिंगली, वो कपड़ा और मकान नहीं ढूंढते, वो फायर ढूंढते हैं, आग। तो बेसिक नेसेसिटी की जो डेफिनेशन हमारे दिमाग में फिट करी गई, रोटी, कपड़ा, मकान, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसका डेफिनेशन ये होना चाहिए, रोटी, ऊर्जा, कपड़ा, मकान। सर अभी लेकिन तो कहीं पे कहीं कहीं पे वैसा ही, रोटी कपड़ा मकान के साथ अब आप गए बिजली पानी सड़क। अच्छा राइट। तो इसी कॉन्सिक्वेंसेस में हमने राइट टू एनर्जी मूवमेंट बनाया है, ये राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन है। तो आप सब लोग इसको वेबसाइट में देख सकते हैं कि राइट टू एनर्जी डिक्लेरेशन क्या है। जी,
तो यहाँ पे बस इतना ही बोलूँगा, सर का लिंक्डइन पेज पे आप उससे कनेक्ट हो जाइएगा, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिलते ही रहेंगे, वहाँ पे आप लिखिएगा राज सिंह निरंजन, वहाँ पे लिंक्डइन पे आपको ये बुक के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, एसोसिएशन के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, और इनफैक्ट छोटे छोटे जो क्लिप्स, जो अपडेट्स आते हैं वो भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नेक्स्ट ईयर की तो बधाइयाँ तो हमने आपको दे ही दी हैं, लेकिन अब नेक्स्ट संडे का जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी डिटेल बता देता हूँ। क्या है कि भाई अभी हमने इतना तो समझ लिया है कि भाई मेगावाट के लिए हमें इतना ज़मीन लगेगी और उसके लिए हमें इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो हम बिजली बनाएंगे, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्या हम सोलर प्रोजेक्ट लगा के हम बिजली बेच सकते हैं? हाँ, अगर बेच सकते हैं तो किसको बेच सकते हैं, और उसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, और अगर मेरा 1 रुपये में बन रहा है तो अल्टीमेटली मैं उसको कितने रुपए में बेच सकता हूँ, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो इसके ऊपर भी, इसी टॉपिक के ऊपर जो अगला सेशन है वो हमने डिज़ाइन किया है, वहाँ पे भी राज सर हमें इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन यानी कि 2024 का जो पहला जो सेशन रहेगा वो भी धुआंधार होने वाला है, एकदम पावर पैक्ड इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो उसे भी आप मिस आउट मत कीजिएगा। सेम चैनल है, चैनल का नाम आप जानते ही हैं, सोलर इज़ माई पैशन। ये सेशंस हम हर संडे को सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक करते हैं। इन्फॉर्मेटिव सेशन, जिस उस हफ्ते में क्या हुआ, क्या नया हुआ, वो हम आपको बताते हैं। और हाँ, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आई गो ग्रीन एकेडमी, ये आप ज़रा चेकआउट कीजिएगा, मुझे यकीन है कि भाई आपके कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगा। राज सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपने जितने भी दर्शक हमारे साथ, सपोर्टर्स, दर्शक, फॉलोअर्स एंड जो भी बोल रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक अभी तक पहुँचे हुए हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, उन सब की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, और सबको बोलता हूँ कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, 2024 मंगलमय हो। डीजेफ की टीम की तरफ से और टीला की टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतना बढ़िया आपने चैनल बनाया है और इतना पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं आप क्लाइमेट चेंज के लिए यू आर वन ऑफ द रोल मॉडल्स एक्चुअली, अजीत जी। और इसमें जो मिटिगेट करने में जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जो जो अचीवमेंट करा है और जन जन तक और लोगों तक ये जो मैसेज पहुंचाया है वो मतलब सराहनीय है। मतलब इट इज so happy learning, happy networking, and keep shining to all of your audience. God bless.